हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। देखो, मैं आपको अगर बताऊं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैंने अपनी प्रिपरेशंस के टाइम पे सबसे एंड में किया था। और ये बहुत ही ज़्यादा बुरा चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको बहुत चीज़ें लर्न करनी पड़ती है एज़ पर द करंट एनटीए सिलेबस। अगर हम देखें तो दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ से। एक तो चलो टिश्यूज़ वाला पार्ट तो आता ही है, बट हमारे पास एक फ्रॉग और एक कॉकरोच सिलेबस में। तो हम एक-एक करके सबकी बात करने वाले। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स बिगिन। चीन टपाक डम डम। तो देखो, सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो मैं आज प्योरली आपको एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूँ। तो पहली चीज़ अगर हम यहाँ देखें क्या है, एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैंने हाईलाइट किए हुए। सो हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स। ओके, तो जस्ट हम ये कह रहे हैं कि अब देखो, थोड़ा सा प्रीवियस ज्ञान हम लगाते हैं। आपको पता है कि हाइड्रा हमने कहाँ पढ़ा था? हाइड्रा हमने पढ़ा था आपका सीलेंट्रेटा में। हाइड्रा को हमने कहाँ पढ़ा था? हाइड्रा को हमने सीलेंट्रेटा में पढ़ा था, राइट। तो हमने इसको सीलेंट्रेटा में पढ़ा था, और सीलेंट्रेटा में क्या देखा जाता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड पॉइंट है कि हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब कि यहाँ पे सेल्स भी होंगे, ठीक है, और आपको यहाँ पे टिश्यूज भी देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये सिंपल सा, मतलब जस्ट एक कंपैरिजन किया जा रहा है किसके बीच? हाइड्रा और ह्यूमन बॉडी। कि जो हाइड्रा है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से बना हुआ है, राइट। एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स। ईच टाइप का क्या मतलब हुआ? ईच टाइप से ये यहाँ पर रेफर कर रहे हैं एक्चुअली टिश्यू के लिए। देखो ना, द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप, ओके, दे कैन बी इन थाउजेंड्स, मीनिंग देयर बाय दैट दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द टिश्यू। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें ह्यूमन बॉडी, सो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। तो थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है कि क्या कहते हैं, पूछा जा सकता है कि कितने सेल्स हैं, मिलियंस में हैं, बिलियंस में। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन थी, तो मैंने आपको बता दिया कि इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। ओके, थोड़ा सा इसको मैंने जूम इन कर दिया। ओके, तो आगे चलते हैं। हमारे पास है कि यहाँ पे एक्चुअली टिश्यू क्या होता है, टिश्यू की डेफिनेशन हमारे को दे रखी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहती है द टिश्यू इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, along with the intercellular substances which are performing a particular function। कहने का मतलब है कि when a group of cells, okay, when a group of cells which are having a particular function, ठीक है, बट ये ध्यान देना अकेले ग्रुप ऑफ सेल्स ही नहीं है, उनके साथ साथ जो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस है, मतलब जैसे मान लो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है, इसके बीच जो ये सब्सटेंस है जिससे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, राइट। दिस इज कॉल्ड योर इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, ठीक है। तो ये इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस भी इंक्लूडेड है किसमें? टिश्यू। ये ध्यान देना, ठीक है। सो टिश्यू इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स व्हिच आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, एंड इट आल्सो इंक्लूड्स द इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो ध्यान देना, चाहे जितना मर्जी एनिमल आपका कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, उसमें सिर्फ कितने टाइप्स के टिश्यूज हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 बेसिक टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। तो उन 4 बेसिक टाइप्स के टिश्यूज की हम एक एक करके अब बात करेंगे, ठीक है। तो एनिमल टिश्यूज, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स दे वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। यार देखो, इसका मतलब है अगर किसी सेल ने, ठीक है, किसी सेल ने कंडक्शन करनी है किसकी? नर्व इम्पल्स की, तो उसकी शेप लंबी होगी, ठीक है, जैसा न्यूरॉन होता है, राइट। अब किसी ने बेसिकली क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही जगह पे रहना है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो छोटे छोटे और कॉम्पैक्ट सेल्स होंगे। ओके, तो बेसिकली ये सिंपल है कि जो सेल का फंक्शन है उसका स्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंगली ही होगा। सिंपल हो गया, इजी सी बात थी। आगे चलते, ओके। तो देखो यार, द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू दैट वी गॉट हियर, इट इज द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, देखो एपिथेलियल टिश्यू का ही दूसरा नाम ध्यान रखना क्या होता है? एपिथेलियम है, ठीक है जी। आगे चलो, दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। फ्री सरफेस का मतलब होता है कि देखो, एक्चुअली मान लो अगर ये कोई टिश्यू है, मान लो ये आपका कोई टिश्यू है, ठीक है, तो टिश्यू के दो सरफेस है, दो सरफेस है, एक ये वाला, एक ये वाला। तो कोई एक सरफेस जो होगा, कोई एक सरफेस जो होगा फ्री होगा। फ्री इन द सेंस कि या तो वो किसी बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा होगा, ठीक है, या वो इन्वायरमेंट को फेस कर रहा होगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनता है, ध्यान दो, कि इन विच टिश्यू देयर इज अ फ्री सरफेस। सो इट इज एक्चुअली योर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के केस में फ्री सरफेस होता है,
ठीक है, वो क्या कर सकता है, या तो किसी बॉडी फ्लूइड को फेस कर सकता है, हो सकता है यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा हो, ठीक है, या हो सकता है यहाँ पे बाहर एटमॉस्फेयर हो, तो कुछ भी हो सकता है. सो आइदर इट कैन फेस अ बॉडी फ्लूइड और द एनवायरमेंट. इतना क्लियर हो गया? ठीक है. ओके, सो इट इज एक्चुअली अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली एक लाइनिंग, एक कवरिंग बॉडी के ऊपर बनाता है. ठीक है, अब इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब होता है सब्सटेंस जो सेल्स के बीच में, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम से बताया था कि मान लो अगर ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, तो इसके बीच जो ये सब्सटेंस है जिससे ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स. क्लियर होगी बात? ठीक है, सो यहाँ पे काफ़ी कम इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है. क्यों? क्योंकि देखो इनको बेसिकली क्या करना है, मान लो जैसे अगर हम स्किन की सिंपल से बात करते हैं, तो आपको पता है कि सेल्स जो यहाँ पे होंगे स्किन में, दे हैव टू बी वेरी मच कॉम्पैक्ट सो दैट चीज़ें आसानी से बॉडी के अंदर ना आ सके. अगर सोचो सेल्स के बीच अच्छा खासा स्पेस होगा, अगर मान लो सेल्स के बीच अच्छा खासा स्पेस है, ठीक है, तो बड़े आराम से बैक्टीरिया वगैरह बाहर से अंदर मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो वो तो हम नहीं चाहते, राइट. तो इस वजह से जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है वहां पे बहुत ही कम इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है, मतलब सेल्स काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहते हैं. ओके, एपिथेलियल टिश्यू जो है ये बेसिकली दो टाइप्स का होता है. एक हो गया आपके पास सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम. तो एक एक करके बात करते हैं. सिंपल एपिथेलियम में क्या है, देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. ठीक है, देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल. बस इतना ध्यान रखना है कि सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, राइट. एंड इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली इट इज अ लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटीज, फॉर द डक्ट्स और द ट्यूब्स. ओके, आगे अगर हम बात करें कंपाउंड एपिथेलियम, सो कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ द सिंपल एपिथेलियम. ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, जैसे हमारे स्किन में. तो आपको पता होना चाहिए जो आपका स्किन है, स्किन में मल्टीपल लेयर्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंपाउंड एपिथेलियम. आगे इसकी बात और होनी है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्या बेसिस है जिस पे हमने क्लासिफाई किया है. द बेसिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हमने 3 टाइप्स में इसको कर दिया. ठीक है, एक आता है स्क्वैमस, एक क्यूबॉइडल और एक कॉलमनार. ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कितने टाइप्स में इसको किया है. कुछ बंदे इसको 4 कर देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज़ 3 टाइप्स. ठीक है, इसीलिए इसमें काउंट नहीं होता. ओके, तो थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लो. जो आपका स्क्वैमस है वो ऐसा दिखता है, इसमें फ्लैटेंड सेल्स होते हैं. जो क्यूबॉइडल है उसमें क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं, और जो कॉलमनार है उसमें ये. इन डिटेल आगे बात करते हैं. ओके, सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम. देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने वही हाईलाइट की. स्क्वैमस एपिथेलियम, पहली चीज़, अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज. यहाँ पे आपको देखो हम एक्चुअली सिंपल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, तो तीनों में सिंगल लेयर ही रहने वाली है. ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस शेप में मॉडिफिकेशन है. यहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर एक्चुअली फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज. सेल्स आपके फ्लैटेंड होंगे और इररेगुलर बाउंड्रीज होंगी. ठीक है, अब एक चीज़ ये आपको पता चल गया, ठीक है, कि ये दिखते कैसे हैं. दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये होते कहाँ हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये होते कहाँ हैं. सो दे आर एक्चुअली इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. ठीक है, एंड इन द एयर सैक ऑफ लंग्स. ठीक है, और वहाँ पर ये एक्चुअली डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना रहे. क्या होता है कि आपका जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो एक्सट्रीमली थिन होता है. ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, एक्सट्रीमली थिन होता है. तो इस वजह से जो एक्सचेंज होता है गैसेस का या मटेरियल का, वो मैक्सिमम अलाउ करते हैं. ठीक है, तो इस वजह से स्क्वैमस एपिथेलियम बेसिकली आपका डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने में यूज होता है. क्लियर हो गया? ओके, पहला हमारा हो गया. दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो यहाँ पे क्या है, अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स. ठीक है जी, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड द ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स इन द किडनीज. ठीक है, तो देखो एक्चुअली आपको बस एज इट इज इसको लर्न करना है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम एक तो कहाँ पर होगा, डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स. डक्ट्स आपको पता है जो ग्लैंड्स हैं वो अपनी सिक्रीशंस कुछ ट्यूब्स में रिलीज करते हैं, उन ट्यूब्स को हम डक्ट्स कहते हैं. ठीक है जी, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपके पास क्या कहते हैं, पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डीसीटी नहीं तो एंड में आप पढ़ोगे. ठीक है, क्लास 11th के एंड इनके चैप्टर्स में आता है. पीसीटी होता है, डीसीटी होता है. ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट होती है. तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, इनकी जो लाइनिंग है वो भी एक्चुअली क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही करता है. क्लियर होगी बात? तो आपको बस ये एक इंपॉर्टेंट, अब देखो फंक्शन आपको पता होना चाहिए. इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन. ये कुछ
केमिकल्स, कुछ सब्सटेंसेस, ठीक है, उनको ये सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन आपको क्लियर हो गया। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कुछ चीजों को सिक्रीट करेगा, सिक्रीट मतलब बाहर रिलीज करेगा, ठीक है, और कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर देगा। समझ आ गई बात, ठीक है, ओके। ना यहाँ पे पर्टिकुलरली ये बात कर रहे हैं किसकी, पीसीटी की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो मैंने आपको बताया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में क्या होता है कि इन्हीं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई लग जाते हैं फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो आपका पीसीटी पोर्शन है, ठीक है, नेफ्रॉन का, यहाँ पर होना होता है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होना होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि लेट अस से अगर आपके पास ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है, उसके ऊपर इस तरह से क्या होगा, माइक्रोविलाई लग जाएंगे, ठीक है। और ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, बेसिकली एब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा ईजी कर देते हैं, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलमनार एपिथेलियम। तो अगर हम कॉलमनार एपिथेलियम की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट्स, ये कैसे होंगे, कॉलम शेप्ड सेल्स होंगे, ठीक है। सो दे आर एक्चुअली टॉल, दे आर स्लेंडर सेल्स, ओके। एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखना है, इनका जो न्यूक्लियाई होता है ना, वो कहाँ पे होता है, टुवर्ड्स द बेस, ठीक है। तो अगर आप इसको क्या कहते हैं, डायग्राम पे भी देखना चाहो, ठीक है, तो मैं आपको उसको डायग्राम पे भी दिखा देता हूँ, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट ये है नहीं, अगर ये बेस हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, दे आर वेरी मच नियर लोकेटेड टू द बेस, ठीक है जी। आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन इज एक्चुअली, अगेन आपको लोकेशन को ध्यान रखना है तीनों में, कि ये स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ओके। इनका काम भी क्या है, सेम, कुछ चीज़ों को सिक्रीट करेंगे या कुछ यूजफुल चीज़ों को एब्जॉर्ब कर देंगे। जैसे आपको पता है इंटेस्टाइन में फूड को एब्जॉर्ब करना है, तो वहाँ पे कौन है, कॉलमनार एपिथेलियम है, ठीक है। अब आगे चलो, यहाँ कुछ ये कह रहे हैं दैट सम सेल्स, अब ये ध्यान देना कौन से, सिर्फ और सिर्फ कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स, दोनों के दोनों, कॉलमनार भी तो क्यूबॉइडल भी। कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स अगर अपने ऊपर सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ले लें, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि सीलिएटेड एपिथेलियम में कौन आता है। सीलिएटेड एपिथेलियम में कॉलमनार और क्यूबॉइडल दोनों सेल्स आते हैं जिनके ऊपर सीलिया लगा हुआ है, सिंपल, ठीक है। इनका काम क्या है, दे हैव टू मूव द पार्टिकल्स और द म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। तो इनको बेसिकली सब्सटेंसेस को मूव करना होता है, ठीक है। तो अब ये आपको दो जगह मिलेंगे। तो एनसीईआरटी ने एक मेंशन किया है ब्रोंक्यूल्स और एक फेलोपियन ट्यूब्स। देखो ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, आपको पता है कि ये आगे वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, ये जब ऊपर से हम आते हैं ट्रैकिया, ठीक है, तो ट्रैकिया दो उसमें टूट जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। फिर ये और टूटेगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद शुरू होते हैं आपके ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद शुरू होते हैं आपके ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो इन ब्रोंक्यूल्स में बेसिकली म्यूकस की एक ही तरफ की मूवमेंट के लिए, ताकि उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकाला जा सके, ठीक है, म्यूकस की एक तरफा मूवमेंट के लिए, ताकि उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक से निकाला जा सके, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम को। क्लियर हो गया। फेलोपियन ट्यूब्स में भी आपको पता है कि आपके जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताऊं तो फेलोपियन ट्यूब्स में ओवा की एक तरफा मूवमेंट के लिए, ठीक है, हम सीलिएटेड एपिथेलियम को यूज करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान देना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम में भी आपको पता होना चाहिए सिर्फ कौन से सेल्स इंक्लूडेड हैं, कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स। आपके जो कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स हैं, अगर वो स्पेशलाइज हो जाएं कुछ चीज़ें, यूजफुल चीज़ें सिक्रीट करने के लिए, तो वही क्या बनाएंगे आपके, वही ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाएंगे, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो टाइप्स का हो सकता है यूनिसेल्युलर हो, मतलब एक सेल से बना हो, ठीक है, जैसे आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, मतलब आपके जो गॉबलेट सेल्स है ना, ठीक है, गॉबलेट सेल्स, तो गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, ठीक है, ये यूनिसेल्युलर है, ठीक है। गॉबलेट सेल्स एक एक अकेला अकेला सेल है, ठीक है, और ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। तो देख रहे हो, ये एक यूनिसेल्युलर ग्लैंड है, ठीक है, और ये सिक्रीट तो कर ही रहा है म्यूकस, तो इट इज अ यूनिसेल्युलर ग्लैंड। मल्टी सेल्युलर का मतलब है बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हैं, ठीक है, जैसे आपका सलेवरी ग्लैंड है। तो आपको याद रखना है कि मल्टी सेल्युलर का एग्जाम्पल सलेवरी ग्लैंड है, यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स है, ठीक है जी, ओके। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग द सिक्रीशंस, ये हो सकते हैं एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन। देखो उल्टा होता है, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा उल्टा ध्यान रखना है। आपको पता है एंडो का मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर,
एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। अंदर नहीं, आपको बाहर लेना है। अंदर का ऑपोजिट क्या होता है? बाहर। मतलब कि ये सिक्रीशंस बाहर करेंगे। बाहर मतलब कहाँ करेंगे? ब्लड में करेंगे, डक्ट में नहीं डालेंगे। सिंपल सी बात, ठीक है। तो देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जिनकी सिक्रीशन कहाँ जाती है? ब्लड में। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन मतलब एक्सो मतलब बाहर, बाहर का ऑपोजिट मतलब अंदर। अंदर का मतलब क्या हुआ कि ये बेसिकली डक्ट्स में सिक्रीशन देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दी है, एग्जाम्पल्स दिए हैं बेसिकली। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल क्या है? जैसे म्यूकस जहाँ जा रहा है, सेलाइवा जा रहा है, ईयर वैक्स जा रहा है, ऑयल जा रहा है, मिल्क जा रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम जा रहे हैं। तो आपको पता है ये सारे के सारे ना डक्ट्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है, पता है आपको, राइट। तो ये सारे कैसे हो गए? एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब है जहां पर ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़रा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, देखो यहाँ पे लिखी एनसीईआरटी की लाइन है ये वाली, कि देयर प्रोडक्ट्स, किसके प्रोडक्ट्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। द प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स, दे आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड, ठीक है। लेट अस से, इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ कि लेट अस से ये मेरे पास कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये मेरे पास कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अब क्या है, ये बेसिकली जो भी फ्लूइड, अब इस ग्लैंड के अराउंड जो भी फ्लूइड होगा, जो भी, ठीक है, तो उस फ्लूइड में डायरेक्टली ये अपनी सिक्रीशंस को रिलीज कर देते हैं। ये लिखा है इसमें कि सिक्रीशंस दे आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड, कि उस ग्लैंड के अराउंड जो फ्लूइड है डायरेक्टली उसमें सिक्रीशंस रिलीज कर दी जाएंगी। आगे चलो, टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियम। तो अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें, सो इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। और क्योंकि अब इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ये सिक्रीट और एब्जॉर्ब तो कर नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो सिंगल लेयर चाहिए थी। बट हाँ, इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन। किस चीज़ से? केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। किसी भी केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस, वियर एंड टियर से बचाने के लिए कंपाउंड एपिथेलियम यूज होता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ होता है, ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। पहली चीज़ ये होता है द ड्राई सर्फेस ऑफ योर स्किन, द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ योर बक्कल कैविटी, योर फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे दो ग्लैंड्स हैं जिनकी लाइनिंग में कंपाउंड एपिथेलियम हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? सैलिवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड और पैनक्रियाटिक डक्ट्स में लाइनिंग एक्चुअली कंपाउंड एपिथेलियम की होती है, ना कि किसकी? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम, ओके। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या हमें दिया है? दैट स्पेशलाइज्ड जंक्शंस दे प्रोवाइड बोथ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है। कि लेट अस से अगर हमारे पास कोई दो सेल्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उन कनेक्शंस की हम बात करने वाले हैं। सो देयर आर एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस, ठीक है, विच आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। मतलब ये सिंपल आपको ध्यान रखना है कि ये जो कनेक्शंस या जो जंक्शंस की हम बात करने वाले हैं, ये एपिथेलियल में तो है ही, बाकी अदर टिश्यूज में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस क्या करते हैं? सेल्स के बीच किसी भी टाइप की लीकेज नहीं होने देंगे, ठीक है। सेल्स को इतनी स्ट्रिक्टली जोड़ के रखेंगे कि कोई भी लीकेज ना हो, तो उनको कह देंगे हम टाइट जंक्शन। एडियरिंग जंक्शन क्या करते हैं? दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, ठीक है। उनका काम क्या है? दो नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ के रखना। नेक्स्ट, गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? गैप जंक्शंस सेल्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। ये काम किसका है? गैप जंक्शंस का, ठीक है। तो गैप जंक्शंस के थ्रू बेसिकली आपके आयंस ट्रांसफ़र हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है खत्म। आगे बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू बॉडी में कौन सा है? connective tissue. So it is named connective tissue because of the special function of linking and supporting other tissues or organs of the body. ठीक है, तो इसको connective tissue क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है जी,
ओके, तो अब थोड़ा सा एनसीईआरटी में अगर आप देखो तो ये कह रहे हैं दैट दे कैन रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स। मैंने ये क्यों बताया, रीज़न बताता हूँ। ये स्पेशलाइज्ड टाइप्स में कार्टिलेज को ले रहे हैं, बोन को ले रहे हैं, एडिपोज को ले रहे हैं, ब्लड को ले रहे हैं। एक्चुअली जो एडिपोज है बाद में ये इसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पर्टिकुलरली मेंशन नहीं करते हैं, बट एनसीईआरटी की इस लाइन में इन्होंने एडिपोज को भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। सो इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड, द सेल्स दे सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन, ठीक है। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है कि बेसिकली आपका ब्लड में कोलेजन और इलास्टिन नहीं होता। ध्यान दो, कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कोलेजन और इलास्टिन नहीं होता? ब्लड। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है, ये अपने बीच में, मतलब जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है, अपने बीच में ये एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, मतलब एक इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड को सिक्रीट करते हैं। इतना ही एनसीईआरटी ने बताया, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो वो एक्चुअली बीच में क्या बन जाता है इनका? ग्राउंड सब्सटेंस, वो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। ओके, अब आगे चलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ एक्चुअली ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? द सेल्स एंड फाइबर्स दे आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, कि जो सेल्स हैं दे आर लूजली अरेंज्ड, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस भी है, ठीक है, और जो सेल्स हैं वो बड़े ही आराम से लूजली अरेंज्ड है, ठीक है, उनके बीच अच्छा खासा इंटरसेल्यूलर स्पेस है। ओके जी, तो इसमें क्या है, इसमें 2 टिश्यूज़ की हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाले की हम बात कर लेते हैं, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ होगा? लोकेशन बीनीथ द स्किन रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअली एक सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, किसके लिए? एपिथेलियम के लिए। तो कौन सा टिश्यू एक सपोर्ट फ्रेमवर्क है एपिथेलियम के लिए? एरियोलर टिश्यू। क्लियर हो गया? सो areolar tissue basically consists of the fibroblasts, ठीक है, the cells which produce and secrete the fibers, the macrophages and mast cells, ठीक है। तो अगर आप डायग्रामेटिकली देखना चाहते हो तो ये भी देख लो यहाँ पे, तो आपको ये दिख रहा है कि दिस इज एक्चुअली योर फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो ये हैं दीज आर योर मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये जो ब्लू ब्लू फाइबर्स आपको दिख रहे हैं दे आर एक्चुअली योर कोलेजन, ठीक है, और जो ये है दिस इज एक्चुअली योर मास्ट सेल, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली भी मैंने आपको बता दिया। तो आगे चलते हैं। द सेकेंड टिश्यू दैट वी हैव अंडर दिस कैटेगरी दैट इज एक्चुअली द एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू ये भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट है, ठीक है, बट इट इज़ एक्चुअली मॉडिफाइड टू स्टोर द फैट्स, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी अगर हैं, ठीक है, जो एक्चुअली इमीडिएटली बॉडी यूज़ नहीं करने वाली है, तो उन सभी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व कर दिया जाता है बाय कन्वर्टिंग देम इनटू फैट्स, ठीक है जी। और वो कहाँ स्टोर हो जाएंगे? इस एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू को भी देख लेते हैं। दिस इज योर एडिपोज टिश्यू। तो ये देख रहे हो इतना सारा एरिया जो है वो एक्चुअली किस चीज़ के लिए है? फैट स्टोरेज के लिए है। ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और साइटोप्लाज्म बहुत ही ज़्यादा नैरो हो गया है ताकि अच्छा खासा स्पेस फैट की स्टोरेज के लिए रखा जा सके। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू एज द टर्म सजेस्ट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके जो फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट्स हैं, ठीक है, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, ऊपर लूजली थे या कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। अब देखो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू फर्दर 2 टाइप्स का हो सकता है डेंस रेगुलर हो या हो सकता है डेंस इरेगुलर हो। डेंस रेगुलर का मतलब है कि यार जो अरेंजमेंट है ना वो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, अच्छे दिख रहे हैं दूर से देखने पे, बिल्कुल ऑर्डर में एक लाइन में चले हुए हैं, अच्छे से ऑर्डर है, ठीक है। उसको कहते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, वेयर द कोलेजन फाइबर्स दे आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर फैशन में वहाँ पे अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या आते हैं? टेंडन्स, ठीक है। तो टेंडन्स, ध्यान देना, टेंडन्स का काम क्या होता है? मसल्स को बोन से जोड़ना, ठीक है। देखो 2 चीज़ें, टेंडन है, लिगामेंट है। तो अगर मैं टेंडन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं टेंडन्स की बात करूं तो टेंडन्स का काम होता है दे हैव टू बेसिकली अटैच, ठीक है, द मसल्स टू द बोन्स, ठीक है। तो टेंडन्स का काम है टू अटैच मसल्स टू बोन्स,
और अगर मैं कभी लिगामेंट की बात करूं, जो अगला टर्म है, लिगामेंट का काम होता है दे हैव टू एक्चुअली जॉइन अ बोन टू बोन, ये ध्यान देना, ठीक है। तो टेंडेंस का काम होता है मसल को बोन से जोड़ना, लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से जोड़ना, ठीक है। तो लिगामेंट्स की अगर हम बात करें, दे जॉइन वन बोन टू अनदर, क्लियर हो गया। सो डेंस रेगुलर की बात कर ली, अब आ जाओ डेंस इरेगुलर की बात करते हैं। इट हैज़ द फाइब्रोब्लास्ट्स एंड मैनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, कि क्या कहते हैं जो आपके डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कौन सा फाइबर मोस्टली रहता है, इट इज़ योर कोलेजन फाइबर, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर मोस्टली रहेगा, और ये कहाँ पर पाया जाता है, इट इज़ एक्चुअली फाउंड इन योर स्किन। तो अगर आप देखो, दिस इज़ योर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो ये यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। और थोड़ा अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें, सो दिस इज़ योर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर होगी बात, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आती है, दैट इज़ द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़। तो अगर हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो इसमें फर्दर 3 हैं, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कार्टिलेज। सो कार्टिलेज इज़ एक्चुअली सॉलिड एंड प्लाइएबल। प्लाइएबल का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ, लचीला। लचीला सुना है हिंदी में, हिंदी टर्म है लचीला, ठीक है, लचीला, ओके। हाँ, तो ये बेसिकली सॉलिड होता है बट लचीला होता है, मतलब आप उसको इजीली बेंड कर सकते हो, ठीक है। एंड इट रेजिस्ट्स कंप्रेशन, जैसे अगर आप नोज वगैरह देखो अपना प्रेस करो तो कंप्रेस नहीं होता बट लचीला होता है, अरे परे आप उसको इजीली मूव कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि कार्टिलेज किन सेल से बना है, उनका नाम क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है जी। दे आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम, ठीक है, कि अपने अराउंड ये कुछ मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं और उसी में खुद सेंटर पे लोकेटेड रहते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन द वर्टिब्रेट्स आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन द एडल्ट्स, ठीक है। तो अगर हम क्या कहते हैं वर्टिब्रेट्स की पर्टिकुलरली बात करें, तो वर्टिब्रेट्स के केस में जो कार्टिलेज है मोस्टली जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वर्टिब्रेट्स, वो बोन्स से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये तो एवोल्यूशन की वजह से है, ठीक है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या रहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हैं, पहली चीज़, इट इज़ फाउंड एट द टिप ऑफ योर नोज, द आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। कि लड़े से अगर आपका ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा है, ये तीसरा वर्टिब्रा है, तो उनके बीच में भी एक्चुअली कार्टिलेज प्रेजेंट है, ओके जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन्स। सो बोन्स बेसिकली हार्ड होती हैं, नॉन प्लाइएबल होती हैं, मतलब लचीला, बिल्कुल लचीलापन बोन्स में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, काफ़ी हार्ड होती हैं। और इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो किन चीज़ों से बना होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कोर्स, और दूसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कोलेजन फाइबर। किस चीज़ का बना होगा, कोलेजन फाइबर, ओके। सो इट इज़ अ मेन टिश्यू दैट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी। हम कैसे दिखते हैं, हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कैसा रहता है, वो बोन्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो बोन्स का काम ये भी रहता है दैट दे हैव टू प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है। और आपके जो बोन सेल्स हैं उनका नाम क्या होता है, ऑस्टियोसाइट्स, ओके। ऑस्टियोसाइट्स दे आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूने। तो ये ऑस्टियोसाइट सेल्स कुछ स्पेसेस में प्रेजेंट है, उन स्पेसेस का नाम क्या है, लेक्यूने, ठीक है जी। तो आपके लिम्ब बोन्स जो हैं, लिम्ब बोन्स एक्चुअली जैसे फीमर एंड ऑल, ठीक है, तो ये वेट बियरिंग फंक्शंस है, मतलब पूरी बॉडी का वेट इन्होंने संभाला हुआ है, ठीक है जी। सो bones they actually interact with the skeletal muscles to bring about movements, ठीक है। तो एक्चुअली आपको पता है बोन खुद ब खुद तो मूव नहीं कर सकती, ठीक है, मसल को बेसिकली मूव कराना होगा, तो स्केलेटल मसल्स की मदद लेकर ये बेसिकली मूवमेंट्स कराती हैं, कौन, बोन्स, ठीक है। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, ठीक है, कुछ बोन्स के बोन मैरो में बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सम बोन्स, ठीक है, ये मत समझना कि सारी बोन्स के नहीं, सिर्फ कुछ बोन्स के बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, क्लियर हो गया। आगे चलो, फिर आता है हमारे पास लास्ट, ब्लड। ब्लड इट इज़ द ओनली कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ फ्लूइड, ठीक है। सो इट इज़ द ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट वी हैव। इसमें बेसिकली प्लाज्मा रहता है,
RBCs रहते हैं, WBCs रहते हैं, प्लेटलेट्स रहते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। अब ब्लड का तो क्या ही बताना, ये तो खून है, इसका तो सबको पता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करेगा काफ़ी सब्सटेंसेस, ठीक है। तो RBCs की शक्ल ऐसी दिखती है, WBCs का थोड़ा ऐसा दिखता है, थोड़ा एम्यूबॉइडल शेप है, ठीक है। और ये हो गया आपके प्लेटलेट्स। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, इनके डायग्राम्स को भी देख लेते हैं। तो इनके डायग्राम्स को भी देख लेते हैं, आ जाओ। ये आपके क्या है, दिस इज एक्चुअली योर बोन सेल, ऑस्टियोसाइट, ठीक है। थोड़ा और ऊपर आ जाओ, ये आपका क्या है, दिस इज योर कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज सेल। ये बीच में आपको कोलेजन फाइबर दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब आ जाओ नीचे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टिश्यू दैट वी हैव, दैट इज द मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो मैंने सिर्फ काम की चीज़ें हाईलाइट की है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ। मस्कुलर टिश्यू में ध्यान देना, 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो नंबर 1 अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्केलेटल मसल की। तो स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल में अगर आप क्या करो, स्केलेटल मसल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करो तो आपको स्ट्राइएशंस मतलब स्ट्रिप्स जैसी देखने को मिलेंगी, लाइट एंड डार्क बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे आपको, लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। आपको लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलेंगे। उन्हीं लाइट एंड डार्क बैंड्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्राइएशंस कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इन मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस द सेवरल बंडल्स। जब आप आगे पढ़ोगे क्या कहते हैं, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये जो टफ कनेक्टिव टिश्यू है इसका नाम फेशिया है। क्या है, फेशिया, ठीक है। तो उस टाइम की बातें हैं, बस अभी इतना ध्यान रखो कि बेसिकली एक टफ कनेक्टिव टिश्यू है जो उनको जोड़े हुए, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। तो ऐसा ऐसा आपका एक्चुअली ये स्केलेटल मसल दिखता है। आप देख पा रहे हो कि इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इट इज़ क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर, ठीक है, इलोंगेटेड, ओके, और अनब्रांच्ड है। देखो यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ब्रांचेस नहीं है, ओके। तो आगे आ जाओ, स्मूथ मसल्स की हम बात करते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स दे टेपर एट बोथ एंड्स। टेपर का मतलब होता है कि पतला हो जाते हैं, मतलब देखो जैसे यहाँ पे अच्छा खासा डायमीटर है, ठीक है, यहाँ पहुँचते पहुँचते छोटे हो गए, ठीक है, तो इसको कहते हैं टेपर। सो दे टेपर एट बोथ एंड्स। इसको हम फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। फ्यूजिफॉर्म अरेंजमेंट मतलब कि इनकी जो शेप है वो काफ़ी फ्यूजिफॉर्म जैसी दिखती है। शेप एक्चुअली फ्यूजिफॉर्म है, मतलब ये कि बीच से ब्रॉड है, साइड्स में कम है, ठीक है। सो दे डू नॉट शो स्ट्राइएशंस, मतलब ये लाइट एंड डार्क बैंड्स बिल्कुल शो नहीं करते, ठीक है। तो इनको नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स भी हम कह सकते हैं। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। तो यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली सेल्स को जोड़े हुए, ठीक है। इन मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इससे पहले वाली जो मसल्स थी स्केलेटल मसल्स, वो हमारे कंट्रोल में होती हैं, दे आर वॉलेंट्री मसल्स, और ये कैसी हैं, इनवॉलेंट्री। आगे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, ठीक है। कैसा है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, जो बेसिकली आपके पेस मेकर पे चलता है। किस पे चलता है, पेस मेकर, आगे पढ़ोगे अभी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पेस मेकर पे चलता है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, राइट। और ध्यान देना, आपका जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, ये होते हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है। आपको पता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सब कुछ खुद रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। नहीं तो अपने हाथ में होता तो फिर तो बंदा बोलता ना, अब मेरे को सोना है, अब मैं हार्ट बीट बंद कर देता हूँ, सुबह ऑन कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज़ इनवॉलेंट्री, ठीक है। बट दे आर स्ट्राइएटेड, ये ध्यान देना, ठीक है। दे आर इनवॉलेंट्री बट दे आर स्ट्राइएटेड, ओके जी। तो उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम इंटरकैलेटेड डिस्क्स कहते हैं। एंड दे बेसिकली हेल्प द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। मतलब एक्चुअली क्या है, आपके जो लेट अस से अगर मैं ये हार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ये हार्ट बना रहा हूँ, राइट, ये चैम्बर्स मैंने बना दिए, तो आप चाहते हो कि आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। अरे जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसा तो होगा नहीं एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करे, सब साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, ये चाहते हैं हम। तो यहाँ पे अच्छे खासे कम्युनिकेशन जंक्शंस, ताकि जो स्टिम्युलेशन है वो सभी सेल्स तक पहुँच सके, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उन्हीं जंक्शंस का नाम क्या है, उन्हीं जंक्शंस का नाम है
कैलिएटेड डिस्क्स। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर योर इंटरकैलिएटेड डिस्क्स। तो स्ट्राइएशंस आपको दिख रही है, स्ट्राइएटेड ये हैं, ये न्यूक्लियस हैं। ध्यान दे रहे हो, ये ब्रांच्ड हैं, जैसे ये अनब्रांच्ड थे, आपकी स्केलेटल मसल्स अनब्रांच थी, बट ये कैसी है, ब्रांच्ड है। क्लियर हो गया, ये ब्रांच्ड है, राइट। और स्मूथ मसल्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब हम बात करने वाले हैं न्यूरल टिश्यूज़ की। तो न्यूरल टिश्यू में सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको एज इट इज़ आपको रटना पड़ेगा। पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस कौन सा टिश्यू दिखाता है, न्यूरल टिश्यू। अब न्यूरल टिश्यू में दो चीज़ें आती हैं, नंबर 1 वी आर हैविंग द न्यूरॉन्स एंड नंबर 2 वी आर हैविंग द न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरॉन्स तो एक्साइटेबल सेल्स हैं जिन्होंने एक्चुअली स्टिमुलेशन को कैरी करना है। न्यूरोग्लायल सेल जो हैं, इनका काम क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। और न्यूरोग्लायल सेल बेसिकली क्या कहते हैं, आपके न्यूरॉन से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, ये बेसिकली न्यूरॉन से ज़्यादा होते हैं अमाउंट में, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ प्रोटेक्ट और सपोर्ट करेंगे। न्यूरोग्लायल सेल्स न्यू न्यूरॉन्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, न्यू न्यूरॉन्स नहीं बनते हैं। जितने न्यूरॉन्स थे पहले बॉडी में बर्थ के टाइम, उतने ही रहेंगे, वो साइज में बढ़ सकते हैं, बट नए न्यूरॉन्स कभी नहीं बनते। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलें, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे और हैं। तो न्यूरॉन्स की जो एंडिंग्स होती हैं, उनको हम आउटपुट जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ से चीज़ें या तो अगले न्यूरॉन पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है, या फिर मतलब इनहिबिट हो जाती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो सबने देख रखा है, आने वाले चैप्टर्स में और देखोगे, ठीक है। ऐसे जैसे दिखते हैं ये, राइट। तो लेट अस से अगर ये एक्सॉन है, तो इसकी एंडिंग्स को हम क्या कहते हैं, आउटपुट जोन भी कह सकते हो, या न्यूरॉन एंडिंग्स भी कह सकते हो, या एक्सॉन टर्मिनल्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक और न्यूरॉन होगा, ठीक है, जिसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी है। अब इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट भी किया जा सकता है, इनहिबिट भी किया जा सकता है। स्टिमुलेट का मतलब है कि इम्पल्स को आगे भी भेजा जा सकता है, इनहिबिशन का मतलब है इम्पल्स को यहीं पर रोककर ख़त्म भी किया जा सकता है। क्लियर होगी बात, दोनों टर्म समझ आ गई, या तो स्टिमुलेशन हो सकती है या फिर इनहिबिशन हो सकती है। चलो जी, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स की हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये लाइन, आपका जो हार्ट है, हार्ट हैज़ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल। अगर एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्टली बंदे क्या कर देते हैं, वो बोल देते हैं कि नहीं, इनके पास तो सिर्फ कौन सा है, कार्डियक टिश्यू है, मतलब एक ही टिश्यू है। नहीं, हार्ट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो इट इज़ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया, आगे चलो। आपको पता होना चाहिए एक डिसर्नेबल ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है एनिमल्स में, उस ट्रेंड का नाम क्या है, एवोल्यूशनरी ट्रेंड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए देयर इज अ डिसर्नेबल ट्रेंड विच इज एग्जिस्टिंग इन द एनिमल्स, और उसको क्या कहते हैं हम, एवोल्यूशनरी ट्रेंड। क्लियर हो गया, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, यहाँ तक, ठीक है। अब हम करने वाले हैं कॉकरोच और फ्रॉग को। अर्थवॉर्म तो आपको पता ही है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो नाउ वी गोना मूव टू कॉकरोच। अरे कॉकरोच भैया फटाफट आओ, यस। तो थोड़ा सा खुद को हाइड्रेट कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, एंड देन लेट्स बिगिन। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। कॉकरोच, अगर हम कॉकरोच की बात करें, सो पहली चीज़ है दैट दे आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स, कि आपको ब्राउन भी मिल सकते हैं, ब्लैक भी मिल सकते हैं, ठीक है। आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, ये क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि कौन सी क्लास में ये रखे थे हमने, क्लास इंसेक्टा। कौन सा फाइलम है, अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा तो हमें पता है, इट इज़ द बिगेस्ट फाइलम एवर, ठीक है। सो इट इज़ द बिगेस्ट फाइलम, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बता दूं, आपकी जो ये इंसेक्टा क्लास है, ये बिगेस्ट क्लास भी है, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है इनका जो साइज़ का रेंज है। तो साइज़ इनका जो है वो 0.25 इंचेस, 1/4 इंच का मतलब 0.25 इंच से 3 इंच तक रहता है। एक्चुअली आज तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इनके साइज़ के रिलेटेड, बट आपने याद रखना है तो रख लो कि इनका साइज़ जो है वो 0.25 टू 3 इंच का रहता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, ओके। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में अगर हम आए तो पहली चीज़ है कि द कॉमन स्पीशीज़ ऑफ कॉकरोच दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर इट इज़ पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हम जिस कॉकरोच की स्पीशीज़ की बात करने वाले हैं, ठीक है, उसका एक्चुअली बोटैनिकल नेम क्या है, दैट इज़ पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना, ठीक है। और इसका साइज़ क्या रहता है, 3453। एक जैसे गाड़ी का नंबर नहीं होता वैसे याद रख लो 3453। तो इसका साइज़ रहता है बेसिकली 3453 mm। ओके जी, ये भी याद रखना है, रख लो, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अब जो बता रहा हूँ वो जरूर इंपॉर्टेंट है। विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स, ठीक है। मतलब एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर बता रहा हूँ कि अगर हम कभी मेल्स की बात करें, मेल कॉकरोचेस की बात करें, तो लेट अस से अगर ये एब्डोमेन है तो जो विंग्स हैं दे आर गोइंग टू एक्सीड द एब्डोमेन। देखो ये लिखा है यहाँ पे, द विंग्स दे एक्सीड, दे आर बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। मतलब कि जब हम मेल्स की बात करेंगे तो मेल्स के केस में जो आपके विंग्स हैं वो एब्डोमेन से नीचे तक एक्सटेंडेड रहेंगे। क्लियर होगी बात? तो एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर मिल गया, एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें यहाँ पे मिल गया। आगे बात करते हैं। उसके बाद इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा प्रिवेंट करना चाहते हो, मेटामेरिज्म देखा जा रहा है, सेगमेंटेशन देखी जा रही है, तो ये सेगमेंटेड रहते हैं, ठीक है। कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है? हेड में, थोरैक्स में एंड एब्डोमेन में, ठीक है जी। सो सारी बॉडी जो है उसके अराउंड एक हार्ड एक्सोस्केलेटन, एक प्रोटेक्टिव स्केलेटन है। किस चीज़ का? काइटिन का। पहले तो पता होना चाहिए किस चीज़ का बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है जी। ओके, ब्राउन इन कलर होगा। अब ये जो एक्सोस्केलेटन है, ये एक्सोस्केलेटन एक्चुअली हार्डेंड प्लेट्स का बना है। देखो एक्सोस्केलेटन लगा है, लड़े से ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन लगा है। अब वो एक्सोस्केलेटन किस फॉर्म में लगा है? प्लेट्स के फॉर्म में। एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी ऐसी प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। उन प्लेट्स का नाम क्या है? उन प्लेट्स का नाम हो गया स्क्लेराइट्स, ठीक है। तो वो जो प्लेट्स लगी हुई हैं उन प्लेट्स का नाम है स्क्लेराइट्स, ठीक है। अब स्क्लेराइट्स को ही फर्दर 2 तरह से नाम दे दिया, ठीक है। अब ट्रिक बताता हूं कैसे याद रखना है। देखो अगर हम ह्यूमंस के केस में बात करें, आपका जो स्टर्नम है, स्टर्नम याद करो, आपका जो रिबकेज होता है, रिबकेज होता है, ठीक है, उसमें यहां पर होता है स्टर्नम, ठीक है। ये वाली सामने वाली बोन को हम स्टर्नम कहते थे, कहते हैं स्टर्नम, ठीक है। तो स्टर्नम आपको पता होगा बॉडी में कहाँ लोकेटेड है? वेंट्रली। अरे पता है ना, वेंट्रली मतलब सामने, डॉर्सली मतलब पीछे, ठीक है। तो वहीं से याद रखना है। देखो स्टर्नम वेंट्रल था तो बस स्टर्नाइट्स वेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है। और टर्जाइट्स तो फिर डॉर्सली हो गए ना। तो ध्यान रखना है आपने कि आपके स्क्लेराइट्स एक्चुअली वो हार्डेंड प्लेट्स हैं, उनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया ऐसे स्क्लेराइट जो बेसिकली वेंट्रली लोकेटेड हैं वो स्टर्नाइट, जो डॉर्सली है वो टर्जाइट, ठीक है। अब ये आपस में किससे जुड़े हैं? एक छोटी सी मेम्ब्रेन। कौन आपस में? किसकी बात हो रही है? जो ये आपके स्क्लेराइट्स हैं, स्क्लेराइट्स आपस में जुड़े, जैसे ये स्क्लेराइट है, ठीक है। तो ये आपस में, आपस में, आपस में कैसे जुड़े हैं? ये एक्चुअली एक थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, उसका नाम क्या है? आर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन। एक आर्थ्रॉइडल मेम्ब्रेन की मदद से जुड़े। क्लियर होगी बात? ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें, ये कॉकरोच का डायग्राम है, तो जो आपको मैंने अभी बताया नहीं था कि मेल कॉकरोचेस में विंग्स दे एक्सीड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर वो एक्सीड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये मेल नहीं है। आपको एनसीईआरटी ने नहीं बताया बट आपने फिर भी पता कर लिया कि ये एक फीमेल कॉकरोच है। कर लिया ना पता? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया, हम फटाफट कॉकरोच को निपटाएंगे, चलो। ओके, अब कॉकरोच के केस में जो हेड है वो ट्रायंगुलर होता है। अजी ट्रायंगुलर का मतलब, अरे ऐसा जैसा होगा यार, हेड ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से नीचे बॉडी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे विंग बना लेते हैं थोड़े ऐसे ऐसे, जो भी। तो बस ये आपको यहाँ फोकस करना है कि दिस इज एक्चुअली अ ट्रायंगुलर हेड,
ठीक है, तो हेड इज ट्राइंगुलर, ओके। एंड इट इज एंटीरियरली, एंटीरियर का मतलब होता है बिल्कुल सामने, ठीक है, लोकेटेड एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, बॉडी से एक्चुअली ये क्या है, बॉडी से 90 डिग्री के एंगल पे है, यहाँ बॉडी है, हेड आगे है, ठीक है जी। तो एक्चुअली जो हेड है वो कैसे बना है, 6 सेगमेंट फ्यूज हुए थे, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है कि एक्चुअली जो हेड है वो 6 सेगमेंट्स के फ्यूज होने से बना था, ठीक है। हेड कैसे बना था, 6 सेगमेंट्स के फ्यूज होने से। चलो जी, अब एंटीने दे अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आइज, ठीक है। अब क्या कहते हैं, कॉकरोच के सर पे एंटीना होता है, ठीक है, वो एंटीना कहाँ से निकलता है, यार जो आइज है ना, आइज के सामने कुछ मेम्ब्रेनस सॉकेट होते हैं, ठीक है, उन मेम्ब्रेनस सॉकेट से ही एक्चुअली एंटीने अराइज होते हैं। तो एंटीने कहाँ से अराइज हुए, कुछ मेम्ब्रेनस सॉकेट है जो आइज के सामने, वहां से, ठीक है, ओके। अब एंटीने का काम क्या है, कुछ नहीं, सेंस करना है, सेंस करनी है चीज़ें, ठीक है, स्टिमुलाई को सेंस करना है, ओके। उसके बाद क्या कहते हैं, माउथ में क्या चीज़ें आती हैं, एक तो आपको देखो लैब्रम, लैब्रम होता है अपर लिप, ठीक है। ये तो आपको गाइस मैं आपको बताऊं, मेरे को भी इसमें काफ़ी दिक्कत होती थी, ऐसे इट इज़ ही रटना पड़ेगा ओवर एंड ओवर, जब आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, आपको चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास लैब्रम, इट इज़ योर अपर लिप, ठीक है। फिर अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ओके, अ पेयर ऑफ मैग्जिले एंड लेबियम द लोअर लिप, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होगी, मैग्जिला किसको कहते हैं हम, मैग्जिला इज योर अपर जॉ, पता होगा, मैग्जिला तो हमारे पास भी है, मैग्जिला क्या होता है, दैट इज योर अपर जॉ, ठीक है। और मैग्जिला और उसके साथ हमारे पास क्या है, मैंडिबल, दैट इज योर लोअर जॉ, पता है, ठीक है, ओके। सो मैग्जिला हो गया, मैंडिबल हो गया। आगे यहाँ पर जो टंग है, टंग का नाम क्या रखा गया है, हाइपोफेरिंक्स रखा है। फिर आपका जो थोरैक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोथोरैक्स, योर मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। लेट अस से अगर हमने ऊपर हेड की बात की थी, तो आगे जो नीचे थोरैक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेट अस से 1 2 3। तो इसको कह दिया इन्होंने प्रोथोरैक्स, इसको कह दिया इन्होंने मीजोथोरैक्स, ठीक है, और इसको क्या कह दिया इन्होंने, मेटाथोरैक्स, सिंपल सी बात, ठीक है जी, ओके। द हेड इज कनेक्टेड विद द thorax with a short extension from the prothorax called the neck। तो बस इतना ध्यान रखना कि आपकी जो नेक है वो किसकी एक्सटेंशन है, आपका जो नेक है वो एक्चुअली प्रोथोरैक्स की एक्सटेंशन है, कि यहाँ पे एक एक्सटेंशन होगी जिससे ये हेड से जुड़ा है, तो वो प्रोथोरैक्स की एक्सटेंशन है नेक, ठीक है जी। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, मतलब 2 टांगे यहाँ से निकलेगी, 2 टांगे इस सेगमेंट से निकलेगी और 2 ही टांगे इस सेगमेंट से निकलेगी, कि आपका जो थोरैक्स का हर सेगमेंट है उससे अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स निकलती है, मतलब 2 2 टांगे निकलती हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कहाँ से निकलेगी, मीजोथोरैक्स। अब ये मीजोथोरैक्स है, पहली विंग्स कहाँ से निकलेगी, मीजोथोरैक्स से, और दूसरी विंग कहाँ से निकलेगी, मेटाथोरैक्स से। ये एक रफ डायग्राम है, जस्ट आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ठीक है। अब ये आपकी जो मीजोथोरैसिक विंग्स है, कौन सी, मीजोथोरैक्स से जो निकली ये वाली, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं 4 विंग्स, इनको हमने क्या कह दिया, 4 विंग्स। और जो क्या कहते हैं मेटाथोरैक्स से निकली, इनको हमने क्या कह दिया, हाइंड विंग्स, ठीक है जी। आगे चलो, 4 विंग्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेगमीना। तो आपको पता होना चाहिए कि टेगमीना किसका नाम है, टेगमीना एक्चुअली आपका 4 विंग्स का नाम है, टेगमीना किसका नाम है, टेगमीना, इनको हम टेगमीना भी कहते हैं, टेगमीना, ठीक है। तो 4 विंग्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेगमीना, और ये होती कैसे हैं, दे आर एक्चुअली ओपेक, डार्क और लेदरी, ठीक है, एंड दे कवर द हाइंड विंग्स। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए 4 विंग्स का काम होता है जस्ट प्रोटेक्शन, हाइंड विंग्स आर द एक्चुअली विच आर इन्वॉल्व इन फ्लाइट, ठीक है। तो एक्चुअली जो फ्लाइट में इन्वॉल्व हैं वो हाइंड विंग्स हैं, 4 विंग्स का काम है जस्ट प्रोटेक्शन देना, किसको प्रोटेक्शन देनी है, हाइंड विंग्स को, ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि आपके जो हाइंड विंग्स हैं दे आर एक्चुअली ट्रांसपेरेंट, दे आर मेम्ब्रेनस एंड दे आर यूज्ड इन फ्लाइट। तो एक्चुअली फ्लाइट में यूज होते हैं हाइंड विंग्स, आपके जो 4 विंग्स हैं उनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना हाइंड विंग्स को, ओके। अब हमने थोरैक्स भी कर दिया, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एब्डोमेन, ठीक है। तो अब हम एब्डोमेन की बात करते हैं।
सो एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इट इज़ हैविंग 10 सेगमेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स होते हैं? एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। सो अभी आपको रटना पड़ेगा एज इट इज़ कि फीमेल्स में जो 7th स्टर्नम है, मतलब 7th सेगमेंट वेंट्रली लोकेटेड, स्टर्नम की साइड वेंट्रली लोकेटेड जो है वो कैसा होता है? इट इज बोट शेप्ड। कैसा होता है? बोट शेप्ड। और 8th और 9th स्टर्नम के साथ वो जेनेटल पाउच बनाता है। तो मतलब अगर हम फीमेल्स के केस में बात कर रहे हैं तो फीमेल्स के केस में 7th 8th 9th स्टर्नम, 7th 8th 9th स्टर्नम एक्चुअली जेनेटल पाउच बना रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, हैंड राइटिंग पे फोकस मत करो, कंटेंट पे फोकस करो। चलो आगे चलते हैं। वो जेनिटल पाउच बनाते हैं। और अगर हम मेल्स के केस में बात करें सो डॉर्सली इट इज बाय द 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम। अब देखो यार, इसको ऐसे तो रटना ही पड़ेगा बट मैं आपको थोड़ा सा हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ इसमें कि अगर आप देखो मेल्स, अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के को बस समझने की कोशिश करो, ऐसे ही लॉजिकल है। मेल्स के लिए क्या होता है? बेस। मेल्स के लिए बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, ऐसे ही थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट सोचो। मेल्स का जो बेस है, बेस, ठीक है, वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। पीछे बैक भी अच्छी खासी स्ट्रांग होती है, ठीक है। बेस स्ट्रांग है, बैक स्ट्रांग होती है। बैक स्ट्रांग होने का मतलब बायोलॉजी में अगर हम बात करें बेस या बैक की, अगर हम बात करें बैक का सिंपल सा मतलब होता है डॉर्सल साइड, राइट? डॉर्सल, ठीक है। डॉर्सल बोले तो टर्गा, अभी पढ़ा है मैंने, टर्गा। तो बस ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रांग है। स्ट्रांग है मतलब ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 9th और 10th टर्गा, मतलब कि अगर हम मेल्स के केस में बात कर रहे हैं तो अकेला 9th से बात नहीं बनी भाई। 9th और 10th टर्गा कोई इकट्ठा आना पड़ा, पीछे से बेस स्ट्रांग रखा। आगे तो क्या है? आगे तो सिर्फ 9th स्टर्नम ही है। आगे क्या है? आगे तो सिर्फ 9th स्टर्नम ही है। ये मेल्स के केस में क्या बनाता है? मेल्स के केस में जेनेटल पाउच बनाता है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, मतलब ये जस्ट एक एनालॉजी है जो मैंने आपको बताई। ऐसे आपको अगर ऐसे याद रहता है तो रख लो कि आपका जो 9th और 10th टर्गा और वेंट्रली 9th स्टर्नम एक साथ आते हैं टू फॉर्म द जेनिटल पाउच इन मेल्स, ठीक है जी। तो मेल्स के पास जो एनस है वो तो डॉर्सल ही होती है, डॉर्सल एनस है। एक वेंट्रल मेल जेनिटल पोर है, गोनेपोफाइसिस है। इनसे एज सच क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते बट आपको फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो अब एक और एनालॉजी है, ठीक है। ऑफेंड नहीं होना प्लीज गर्ल्स, ओके। अब मेल्स के पास क्या चीज़ होती है? स्टाइल होता है। मेल्स का अपना ही ऑरा होता है, अपना ही टॉर होता है, अपना स्टाइल होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो एनाल स्टाइल्स हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मेल्स का। जो एनाल स्टाइल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में देखी जाती है, ठीक है, एब्सेंट इन फीमेल्स। बट येस, आपका जो 10th सेगमेंट है उससे एक्चुअली एनाल सर्काई निकलती है जो दोनों में देखी जाती है, जो दोनों में देखी जाती है, ओके, 10th सेगमेंट से, ठीक है। तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम से जनरली क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लो, ये आपका लेब्रम है, ये आपका मैंडिबल है, हाइपोफेरेक्स, मैंडिबल, मैग्जिला। अब थोड़ी सी ट्रिक्स मैं आपको बता सकता हूँ। मैग्जिला देखो, टर्म काफ़ी खींच रहा है, मैग्जिला, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये डायग्राम भी काफ़ी खींच रहा है, ये देखो ये कितना ज़्यादा एक्सटेंड हो। पर जस्ट एक एनालॉजी बता रहा हूँ, मतलब चीज़ों को लर्न करने के लिए, ठीक है जी। ओके, फिर आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, लैब्रम अपर लिप था, अपर लिप था। तो ये देखो ना यार, ये अपर बॉडी पार्ट में लोकेटेड है, ठीक है। लेबियम पीछे है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ये लंबा जैसा पोर्शन क्या है? मैक्सिला है। तो ऐसे आप कर सकते हो चीज़ों को। और ये ऊपर क्या था? आपकी कंपाउंड है। ओके, आगे चलते हैं गाइस। अब हम करने जा रहे हैं दी एनाटमी, ठीक है। तो हम एनाटमी की बात अब करेंगे। ओके, सो एनाटमी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। सिंपल, फोर गट शुरू वाला पोर्शन होगा भाई, ठीक है।
फिर मिड गट आएगा, फिर हाइंड गट आ जाएगा। ओके, शुरुआत कैसे होती है? माउथ, जैसे हमारे भी होती है। तो माउथ से खाना कहाँ चला जाता है? फेरिंक्स, पढ़ रखा है हमने ऑलरेडी, फेरिंक्स में जाता है। ठीक है, फेरिंक्स से चीज़ें कहाँ जाती हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है भाई जी? पता होगा यार, इतने भी नहीं है हम लोग। फूड पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। तो देखो, सबसे पहले माउथ, माउथ से गया फेरिंक्स, फेरिंक्स से गया ईसोफेगस। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो एडिशनल चैम्बर्स रहते हैं, एक होता है क्रॉप और एक होता है गिजर्ड। क्रॉप का काम क्या होता है? खाने को स्टोर करना। ये फटाफट खाना ठूसेंगे, उस खाने को एक चैम्बर में स्टोर कर देंगे, उसका नाम है क्रॉप। ठीक है, गिजर्ड, गिजर्ड का दूसरा नाम क्या है? प्रोवेंट्रिक्यूलिस। ठीक है, गिजर्ड का काम होता है खाने को ग्राइंड करना। क्या करना है? खाने को ग्राइंड करना। तो गिजर्ड में क्या चीज़ है? आउटर लेयर जो है वहां पे थिक सर्कुलर मसल्स की होगी, जो इनर होगी वो क्यूटिकल की होगी। ठीक है, तो ऐसे आज तक ये पूछा नहीं गया है अभी तक नीट में। ठीक है, बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो दैट्स इट, कि क्या कहते हैं, जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, वहां पे थिक सर्कुलर मसल्स है, अंदर की तरफ क्यूटिकल है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि कितनी काइटिनस प्लेट्स एक साथ जुड़ी हैं टीथ बनाने के लिए। 6 काइटिनस प्लेट्स एक साथ जुड़ी हुई हैं टीथ बनाने के लिए। इतना समझ आ गया? ठीक है, ओके। तो गिजर्ड, गिजर्ड बेसिकली हेल्प्स इन द ग्राइंडिंग, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपका एंटायर फोरगट इट इज लाइंड बाय द क्यूटिकल। क्यूटिकल जस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो एपिथेलियल के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्यूटिकल बेसिकली पूरी फोरगट पे प्रेजेंट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पूरी फोरगट में क्यूटिकल रहता है। ठीक है, तो 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक सीके और गैस्ट्रिक सीके हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे हो, ये आपका हेपेटिक सीके है गिजर्ड से नीचे, और ये मिडगट। तो इस जंक्शन पे एक्चुअली आपको हेपेटिक सीके देखे जाते हैं। ठीक है, हेपेटिक सीके का काम क्या है? इनका काम है बेसिकली डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करना। क्लियर होगी बात? ठीक है, ओके। अब मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन में आपको मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगी। ये आपकी मिड गट है, ये हाइंड गट है। इस जंक्शन पे क्या देखने को मिल रहा है? मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स। और ये अच्छे खासे हैं, अच्छे खासे 100 से 150 कह रहे हैं, 100 to 150, राइट। इनका काम क्या है? इनका काम है एक्सक्रीशन करना, राइट। और आपको पता होगा कि ये एक्चुअली हीमोग्लोबिन कंटेन नहीं करते, तो इनके पास कौन सा पिगमेंट है? हीमोलिम्फ। ओके, hind gut it is broader than the mid gut and it is differentiated into the ileum, colon and rectum। तो आप देख पा रहे हो कि आपकी जो हाइंड गट है उसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर मिड गट। ठीक है, और ये किस में डिवाइडेड है? इलियम। इलियम एक्चुअली हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को कहते हैं। तो ये आपका इलियम है, कोलन एंड रेक्टम, ये 3 पार्ट्स है जिसमें ये डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर दी? डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब हम बात करते हैं द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आ जाओ इसकी बात करते हैं। तो अगर हम इधर देखें तो आपको पता है कि क्या कहते हैं, दे आर अर्थ्रोपोड्स, राइट। तो इनके पास तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि बेसिकली जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, सो ब्लड वेसल्स दे आर पुअरली डेवलप्ड एंड दे ओपन इनटू अ स्पेस। उस स्पेस का नाम क्या है? उस स्पेस का नाम है हीमोसील। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक स्पेस में खुलते हैं जिसका नाम क्या है? हीमोसील। तो फिर मैंने बताया था यहाँ पे जो कैरिंग पिगमेंट है वो हीमोलिम्फ है। हीमोलिम्फ में क्या चीज़ें रहेंगी? कलरलेस प्लाज्मा रहता है और हीमोसाइट सेल्स रहते हैं। ठीक है, अब हार्ट तो इनके पास है। अब हार्ट कैसा है? मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन में है। मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, मतलब इनकी जो पीछे वाली लाइन है, बॉडी के पीछे वाली लाइन, डॉर्सल लाइन, ठीक है, उसमें सिर्फ थोरैक्स और एब्डोमेन में ही हार्ट एक्सटेंडेड है, हेड रीजन में नहीं है। कहाँ है? सिर्फ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर क्या कहते हैं, जो हार्ट है वो फनल शेप्ड चैम्बर्स के फॉर्म में। कैसा है? अगर आप यहाँ देख रहे हो, दीज आर ऑल फनल शेप्ड चैम्बर्स। ठीक है जी, एंड विद ऑयस्टिया ऑन आइदर साइड। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहते हैं, ऑयस्टिया यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ब्लड की फ्लो के लिए। ओके, ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर द हार्ट थ्रू ऑयस्टिया एंड इट इज पंप्ड एंटीरियरली टू द साइनस अगेन। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो, ये ऊपर वाली जो साइड है दिस इज द एंटीरियर साइड, ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर साइड। ठीक है, तो ब्लड बेसिकली एंटीरियरली ऊपर की तरफ को पंप किया जाता है। सिंपल सी बात है, इजी मैकेनिज्म है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं।
ओके, डायग्राम से देखना चाहते हो तो ये चैम्बर्स हैं, ये एलियरी मसल्स हैं जिनसे ये चैम्बर्स को इन प्लेस होल्ड किया गया है, ठीक है। और ये एंटीरियर आयोटा है, उसको एंटीरियरली पंप कर रहे हैं और यहाँ से ब्लड बाहर आ जाएगा और फिर से चीज़ें सर्कुलेट होंगी। क्लियर हो गया? ओके, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सबसे पहली चीज़ आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस तो लेनी है ना भाई, सांस लेने का मतलब है गैसियस एक्सचेंज के लिए कुछ स्पेस चाहिए, मतलब कुछ होल्स चाहिए। तो यहाँ पे 10 पेयर्स, कितने पेयर्स? 10 पेयर्स। ऑल्दो आज तो क्वेश्चन बना नहीं है बट ध्यान रखो 10 पेयर्स, ठीक है। स्मॉल होल्स, क्या है उनका नाम? स्पेरिकल्स। और ये स्पेरिकल्स लेटरल साइड ऑफ द बॉडी में होते हैं, मतलब साइडों में, बॉडी की साइडों में लोकेटेड होते हैं, ठीक है जी। ओके, अब आगे चलते हैं। तो जो आपके स्पेरिकल्स की ओपनिंग होती है इट इज़ एक्चुअली रेगुलेटेड बाय द स्पिंस्टर्स। तो जैसे आपको पता होगा कि पेट में भी स्पिंस्टर्स होते हैं, जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंस्टर हो गया, पाइलोरिक स्पिंस्टर हो गया। तो स्पिंस्टर्स का काम होता है कि ओपनिंग को रेगुलेट करना। तो सिमिलर वे में स्पेरिकल्स की ओपनिंग को भी स्पिंस्टर्स रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये स्पेरिकल्स कहाँ पर फाइनली एंड होते हैं और गैसियस एक्सचेंज करते हैं? ट्रैक्यूल्स। कहाँ पर? ट्रैक्यूल्स। और कैसे होगा यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज? सिंपल डिफ्यूजन। जो गैसेस हैं वो अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होंगी। आगे बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास आता है, ओके, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैल्फिजियन टिब्यूल्स आर हेयर, ठीक है, फॉर एक्सक्रीशन, जो 100 to 150 है, मिड गट से हाइंड गट की जंक्शन पे है, ठीक है। एंड दे आर एक्चुअली लाइंड बाय द ग्लैंड्यूलर एंड सिलिएटेड सेल्स, ठीक है। ग्लैंड्यूलर एंड सिलिएटेड सेल्स क्यों? यूजफुल चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, वेस्ट चीज़ों को एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से, किन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो भाई? हम तो काकरोच की बात कर रहे हैं। हाँ, हम भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो हम अगर बता रहे हैं आपको कि जो कॉकरोच हैं, क्या है? कॉकरोच हैं। कॉकरोच कैसे हैं? दे आर यूरेकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो कॉकरोच हैं दे आर व्हाट? दे आर एक्चुअली और यूरेकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं मेनली, ठीक है। तो इसके अलावा इनके पास क्या कहते हैं, फैट बॉडी है, नेफ्रोसाइट्स हैं और यूरिकोस ग्लैंड्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है जी, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अलावा। लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद अगर हम बात करें इनके नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में मतलब आपको पता है कि जो नॉन कॉर्डेट्स है ना, उनका सिस्टम हमारे से उल्टा चलता है, ठीक है। हमारा नर्वस सिस्टम है डॉर्सल, इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है? वेंट्रल, सामने वाली साइड होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो कि 3 गैंग्लियन जो हैं वो थोरैक्स में होते हैं, 6 एब्डोमेन में होते हैं, ठीक है जी। अब इनका जो नर्वस सिस्टम है वो थ्रू आउट बॉडी स्प्रेड हुआ हुआ है। और इनका जो हेड है, सर का रीजन है हेड, उसमें नर्वस सिस्टम का काफ़ी कम कंट्रोल, जैसे हमारे केस में तो मेजर कंट्रोल है बट इनके केस में काफ़ी कम कंट्रोल है। एक फैक्चुअल चीज़ अगर आपको बताऊं, अगर हम कॉकरोच का सर काट देना तो वो 1 हफ्ते तक बिना सर के भी जिंदा रह सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो उसका हेड रीजन है उसका काफ़ी कम कंट्रोल है नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि ब्रेन में सिर्फ एक ही है, सुप्रा ईसियोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये एंटीने और कंपाउंड आइज जो है ना, आपको पता है दोनों सेंसरी रहते हैं, ठीक है। दोनों को सेंस करना है, एक को विजन सेंस करना है, एक को मूवमेंट सेंस करनी है, राइट। तो दोनों को सिर्फ सेंसिंग का काम है बेसिकली, तो ये उनको एक्चुअली नर्व सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी लिमिटेड काम है, इस वजह से अगर हेड चला भी जाता है तो ये 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं, काफ़ी रेयर चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड आइज। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखना, कंपाउंड आइज कहाँ होती हैं? डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, मतलब पीछे के सरफेस, सर के पिछले सरफेस पे होती है, ठीक है जी। और हर आई में बेसिकली 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। 2000 छोटे छोटे यूनिट्स ओमेटिडिया एक साथ जुड़ते हैं, फिर जाके कंपाउंड आई बनती है इसकी, ठीक है। यहाँ पे कैसा विजन इनकी आई देती है? एक मोज़ैक विजन देती है, ठीक है। ऐसा विजन जिसकी सेंसिटिविटी तो ज़्यादा है बट रेजोल्यूशन कम है। सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, रेजोल्यूशन कम रहता है। और इनके विजन को हम कहते हैं नॉक्टर्नल विजन। नॉक्टर्नल विजन इनको बेसिकली नाइट टाइम में चीज़ों को देखने में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है? नाइट टाइम में चीज़ों को देखने में हेल्प करता है, ओके। उसके बाद
अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। तो सबसे पहले दे आर डायोशियस। डायोशियस का मतलब हुआ दे आर यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ठीक है जी, ओके। पहली चीज़, अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में आपका 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस लोकेटेड है। तो टेस्टिस की लोकेशन क्या है? 4th to 6th सेगमेंट। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर वैस डेफरेन, ठीक है, जो हमारे केस में वो भी है। इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वैस डेफरेन जैसे हमारे केस में होता है, वैस डेफरेंस दे ओपन इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू द सेमिनल वेसिकल। मतलब ये कि नीचे से कहीं वैस डेफरेन आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ कहीं सेमिनल वेसिकल होगा, राइट। तो द वैस डेफरेन इज गोइंग टू ओपन इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये वैस डेफरेन है। सो वैस डेफरेन इज गोइंग टू ओपन इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू द सेमिनल वेसिकल, बीच में सेमिनल वेसिकल है। ओके, सो एक कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड मेल्स में देखा जाता है, मेल कॉकरोचेस में। कहाँ होगा ये? 6th to 7th सेगमेंट। देखो 6th to 7th सेगमेंट, एक्चुअली ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, पर जब आप ओवर एंड ओवर चीज़ों को रिवाइज करोगे आपको खुद याद रह जाएंगी। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। क्लियर हो गया? उसके बाद है द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, जो बाहर से रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा जाता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वो क्या है? द मेल गोनापोफाइसिस और फेलोमेयर। सारा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रीड करके जाना, ठीक है, दैट्स इट। ओके, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा ध्यान रखना है, इनके जो स्पर्म्स हैं वो आपस में ना जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली नहीं होते, ठीक है, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, दे आर ग्लूड टुगेदर। और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर्स, ठीक है, वो ग्लूड जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्पर्मेटोफोर कहते हैं। और ये स्पर्मेटोफोर कॉपुलेशन के टाइम पर, इंटरकोर्स के टाइम पर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में एक्चुअली स्पर्म्स रिलीज कर दिए जाते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फीमेल्स की। तो फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसमें बेसिकली दो बड्डी बड्डी ओवरीज होती है। क्या होती है? बड्डी बड्डी ओवरीज, ठीक है, इतनी बड़ी कि जो 2 से 6th सेगमेंट तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो हर ओवरी से एक्चुअली 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियोल्स निकलते हैं। तो अगर हम देखें, हर ओवरी से 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियोल्स निकल रहे हैं, ठीक है, और हर उसमें एक चेन होती है डेवलपिंग ओवा, मतलब डेवलपिंग एग की, डेवलपिंग ओवा की, ठीक है। अब ये इतने सारे ओविडक्ट्स एक साथ जुड़ते हैं और एक सिंगल मीडियन ओविडक्ट बनाते हैं। उस सिंगल मीडियन ओविडक्ट का नाम क्या है? वेजाइना, ठीक है। तो दे एक्चुअली फॉर्म अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट कॉल्ड वेजाइना। ओके, और यहाँ पे स्पर्मेथिका के ग्लैंड्स भी देखे जाते हैं। वो कहाँ देखे जाते हैं? 6th सेगमेंट में। तो स्पर्मेथिका के ग्लैंड्स देखे जाते हैं भाई जी 6th सेगमेंट में। ओके, अब देखो, अब मान लो कि क्या कहते हैं, मेल और फीमेल कॉकरोच एक साथ आए, कॉपुलेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होगी। अब उससे आगे की बात है, उससे आगे की क्या कहानी है? इधर देखो, जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, ठीक है, दे आर एनकेस्ड इन द कैप्सूल्स कॉल्ड ऊथिके। मतलब फर्टिलाइज हो गए एग्स, ठीक है, अब वो फर्टिलाइज्ड है, मतलब डिप्लॉयड है, ठीक है, वो कुछ कैप्सूल्स के अंदर रखे हैं, उन कैप्सूल्स का नाम है ऊथिके। ऊथिके के थोड़ा सा ध्यान देना, जब मैं अपने टाइम पे था तो उस टाइम पे इससे मेरे कोचिंग वालों ने एक्चुअली क्वेश्चन बना दिया था। ऊथिके का भाई जी कलर डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। मतलब ऑल्दो नीट में इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछी जाती है चीज़ें, बट आपको थोड़ा सा बता दिया कि वो ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होते हैं, ठीक है जी। ओके, साइज सुइज रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो। ओके, अब होता क्या है कि हम बात कर रहे थे, ये जो ऊथिके होते हैं ना, ये ऊथिके ना किसी क्रैक वगैरह में वहाँ पे घुस जाते हैं। क्यों घुस जाते हैं? ताकि, क्योंकि वहाँ पे ना एक्चुअली ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और फूड सोर्स के नियर भी रहते हैं थोड़े से, ठीक है। तो बेसिकली किसी क्रैक और क्रिविस में ये खुद को हाइड कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, फूड सोर्स इजीली अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो जो फीमेल्स है वो 9 to 10 ऊथिके रिलीज करते हैं, और हर ऊथिके के अंदर 14 से 16 एग्स होते हैं। तो आपको एज इट इज़ नंबर लर्न करना है, इस पे क्वेश्चन बने हैं कि 9 to 10 ऊथिके, ठीक है, और हर उसमें 14 से 16 एग्स, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना में देखी जाती है, उसको एक टर्म दिया है। क्या टर्म दिया है उसको? पोरोमेटाबॉलिस। बस इतना ध्यान रखना है कि पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना में जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ पोरोमेटाबॉलिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है वो 13 टाइम, कितने टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 टाइम, 13 टाइम धीरे धीरे मोल्ट होगा, तब जाके
एडल्ट बनेगा। 13 टाइम मोल्टिंग होती है तब जाके एडल्ट बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से बहुत बार मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है मेरे कोचिंग में। The next to the last nymphal stage has wing pads, but only adult cockroaches have wings. देखो, मान लो निम्फल स्टेजेस है, एक्चुअली बहुत से निम्फ्स, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, मोल्टिंग टेक्स प्लेस 13 टाइम्स, तो एक्चुअली वो 13 टाइम्स निम्फ्स होते हैं, ठीक है। 13 टाइम्स उसमें मोल्टिंग होगी तब जाके एडल्ट कॉकरोच बनेगा, ठीक है। अब लेटर से ये मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास है एडल्ट, ये मेरे पास एडल्ट कॉकरोच, ठीक है, एडल्ट है, एडल्ट है। नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज, ठीक है। अब लेटर से क्या कहते हैं, एडल्ट बनने से पहले ये एक निम्फल स्टेज है, ये एक निम्फल स्टेज है, लास्ट निम्फल स्टेज, ठीक है। अब ये देखो इसकी बात कर रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स, ठीक है। तो इसके पास एक्चुअली विंग पैड्स ही होंगे, क्या होंगे, विंग पैड्स। जो एडल्ट कॉकरोचेस हैं उन्हीं के पास विंग्स होते हैं। सो नेक्स्ट टू द लास्ट, आप ये भी कह सकते हो कि जो आपकी लास्ट निम्फल स्टेज है वही एक्चुअल एडल्ट कॉकरोच भी है, ठीक है। जो आपकी लास्ट निम्फल स्टेज है, टू करेक्ट द थिंग्स, लास्ट निम्फल स्टेज को ही हम कह देते हैं कि वो एडल्ट कॉकरोच है, ठीक है। बट नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज जो होगी उनके पास विंग पैड्स रहेंगे, क्या चीज़ रहेंगी, विंग पैड्स। बट सिर्फ एडल्ट कॉकरोचेस ही ऐसे होते हैं जिनके पास ट्रू विंग्स रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनता है ऐसे, ठीक है। तो एक चीज़ है और फर्दर इन्होंने कह दिया जाते जाते कि कॉकरोचेस की कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अभी तक नहीं देखी गई है। ये पेस्ट होते हैं यार, आपको पता है कॉकरोचेस कहीं भी फीड कर दें तो डिजीज़ स्प्रेड करने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए इनको हम पीरियोडिकली रिमूव भी करते हैं, ठीक है। बहुत से केमिकल्स हमने इनके लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम है, क्या कहते हैं कॉकरोचेस का, ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है, ये वेजाइना है, ये कोलेटरल ग्लैंड है। इतना ज़्यादा आपको लेबलिंग पे नहीं जाना है, ठीक है। मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए स्पर्मेथिका क्या होता है, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी देख रहे हो तो आपको बस ये पता होना चाहिए टेस्टिस क्या होता है, आपको ये पता होने चाहिए कि क्या कहते हैं सेमिनल वेसिकल की लोकेशन क्या है, वेस्ट डेफरन की लोकेशन क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट की लोकेशन क्या है, दैट्स इट। सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली क्वालिटी चीज़ पूछेंगे ना यार, इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे जिसका रेलिवेंस ही नहीं। ओके, सो एक बार फिर से खुद को थोड़ा सा हाइड्रेट करते हैं, लेट्स कंटिन्यू देन। अब हम पहुंच गए हैं टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक, टूवर्ड द लास्ट माइलस्टोन ऑफ दिस चैप्टर, फ्रॉग्स। ओके, अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट हम इसको मिनिमम टाइप में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप एक दो बार एनसीईआरटी को आराम से रीड करो और इस चैप्टर को ख़त्म करो। सो लेट्स कम बैक, लेट्स कंटिन्यू। अब हम बात कर रहे हैं किनकी, फ्रॉग्स की। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। तो अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग्स के केस में सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है दैट इज़ कि दे, इनकी क्लासिफिकेशन कि ये एक्चुअली कहाँ बिलोंग करते हैं। दे एक्चुअली बिलोंग टू द क्लास एम्फीबिया ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। तो हमें ऑलरेडी ये चीज़ पता है, हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ भी रखी है, ठीक है, कि ये कहाँ बिलोंग करते हैं, किस में बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है कि जो इंडिया में फ्रॉग्स पाए जाते हैं उनकी स्पीशीज़ का नाम क्या है, इट इज़ एक्चुअली योर राणा टिग्रेना, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, दिस इज़ एक्चुअली राणा टिग्रेना। ओके, तो आगे चलते हैं। उसके बाद है दे आर एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ऑलरेडी पता है कि ये कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। और इनको हम पोइकिलोथर्म्स कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड का ही दूसरा नाम है पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। फ्रॉग्स हैव एक्चुअली द एबिलिटी टू कैमोफ्लेज देमसेल्व्स, ठीक है, ये खुद को कैमोफ्लेज कर सकते हैं, ओके, मतलब सराउंडिंग्स के साथ खुद के कलर को मिक्स कर सकते हैं सो दैट
कोई उन्हें देख ना सके, जस्ट फॉर द सेक कि इनको प्रेडेटर से बचाया जा सके, ठीक है। सो दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट? सो दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज एक्चुअली कॉल्ड मिमिक्री, ठीक है। सो दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज एक्चुअली कॉल्ड मिमिक्री। आगे चलें तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि दो टाइप्स की स्लीप होती है जो इनमें देखी जाती है, एक होती है समर स्लीप और एक होता है विंटर स्लीप, ठीक है। तो फ्रॉग्स समर के टाइम एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए भी सोते हैं और विंटर के टाइम एक्सट्रीम ठंड से बचने के लिए भी सोते हैं। तो समर स्लीप को हम कहते हैं एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, सो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है कि अगर हम फ्रॉग्स की बात कर रहे हैं तो फ्रॉग्स की जो स्किन है इट इज़ वेरी स्मूथ एंड इट इज़ स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ठीक है। किसी भी फ्रॉग को टच करो आपको पता चल जाएगा उसकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है, ठीक है, और स्लिपरी भी रहती है म्यूकस की वजह से। तो ये जो स्किन होती है ये हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में ही मेंटेन रहती है, सॉरी मॉइस्ट कंडीशन में ही मेंटेन रहती है, ठीक है। और जो डॉर्सल साइड है, पीछे वाली साइड है, वो एक्चुअली ऑलिव ग्रीन कलर की होती है और उसमें डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं, अगर आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। तो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि डार्क इरेगुलर स्पॉट्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो डार्क इरेगुलर स्पॉट्स इनमें देखे जाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें वेंट्रल साइड, तो वेंट्रल साइड एक्चुअली यूनिफॉर्मली पेल येलो होती है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप मतलब ऐसा फैक्चुअल पॉइंट अगर आप देखो कि फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट इट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू स्किन। वो खुद कभी पानी नहीं पिएगा, वो बेसिकली एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, स्किन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट देखें, फ्रॉग की जो बॉडी है वो सिर्फ दो ही पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, एक हेड और एक ट्रंक, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें जो नेक और टेल है वो होती नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आइस के अराउंड ना एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। आइस के अराउंड क्या होता है? एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। उस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से बेसिकली आइस को प्रोटेक्ट किया जाता है जब वो पानी में होता है। देखो, एक निक्टिटेटिंग ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो आइस के अराउंड प्रेजेंट है, वो उनकी आइस को प्रोटेक्ट करती है जब वो पानी में होते हैं। क्लियर हो गए? आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि यहाँ पे ईयर नहीं होता, ईयर की जगह टिम्पैनम होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हाइंड लेम्स हैं। हाइंड लेम्स में 5 डिजिट्स होते हैं, मतलब 5 उंगलियाँ कह सकते हो आप सादी भाषा में, ठीक है। तो हाइंड लेम्स में 5 उंगलियाँ होती हैं, ठीक है। ये काफ़ी बड़े होते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे हाइंड लेम्स कितने बड़े बड़े हैं, ठीक है। ओके, हाइंड लेम्स और क्या कहते हैं, मस्कुलर भी होते हैं। फोर लिम्स की अगर हम बात करें तो फोर लिम्स, 4 से 4, फोर्थ में 4 डिजिट, मतलब देखो 4 लिम्स है, 4 मतलब 4 ही उंगलियाँ होती हैं, 4 ही डिजिट्स होते हैं। तो फीट इनके वेब्ड होते हैं। वेब्ड फीट का मतलब है कि बेसिकली वो उनको ना स्विमिंग में हेल्प करता है। फीट्स आपस में चिपके होते हैं, वेब्ड होते हैं। ओके, तो अगर हम देखें फ्रॉग्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ज़रूर देखा जाता है, ठीक है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब हो गया कि आप मेल्स और फीमेल्स को ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कहना मैं क्या चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप ईजिली बता सकते हो कि ये मेल फ्रॉग है और ये फीमेल है। जो मेल्स होते हैं, मेल्स के पास बेसिकली वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं जिससे वो आवाज़ निकालते हैं। दूसरा, मेल्स के पास जो फोरलिम्स है, फोरलिम्स, ठीक है, फोरलिम्स में मैंने आपको बताया था 4 उंगलियां, ठीक है। तो फोरलिम्ब में आपको जो पहली उंगली है, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब हैज़ अ कॉप्युलेटरी पैड। ध्यान दो, द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब हैज़ अ कॉप्युलेटरी पैड, जो बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनाटमी। तो अगर हम एनाटमी में बात करें, जैसे हमने पहले बात की थी कॉकरोचेस के लिए, हम एक एक करके यहाँ पर भी सारे सिस्टम्स की बात करेंगे। सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कह रहे हैं ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। थोड़ा सा आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये क्योंकि कॉर्डेट है, सो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है इट इज़ वेरी मच एडवांस्ड इन कंपैरिजन टू कॉकरोच, ठीक है जी। सो एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग में काफ़ी छोटी होती है। क्यों? क्योंकि ये कार्निवोर है। तो आपको पता है कार्निवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल काफ़ी छोटी होती है, ठीक है, क्योंकि इनको प्रोटीन ज़्यादा डाइजेस्ट करना होता है।
तो वो स्टमक में मोस्टली डाइजेस्ट हो जाता है, तो इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड रहती है। ठीक है, बेसिक चीज़ें। ओके, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले खाना माउथ में आया, माउथ से ईसोफेगस में आया। ठीक है, मतलब जैसे सेम है, माउथ से फेरिंक्स में आया, फेरिंक्स आया फिर ईसोफेगस में। ठीक है, उसके बाद वो स्टमक में गया, स्टमक से वो इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से वो रेक्टम में आ गया, क्लोएका में आ गया। क्लोएका एक्चुअली वो कॉमन चैम्बर है जहाँ पर इनका यूरिन भी आता है, स्पर्म्स भी आते हैं और डाइजेस्टिव वेस्ट भी आता है। ठीक है, तो लिवर का काम क्या है? लिवर बाइल सिक्रीट करता है, जैसे हमारे केस में यही बाइल स्टोर कहाँ हो जाता है सबको पता है, हमारे केस में भी गॉल ब्लैडर में होता है, इनके भी सेम है। फिर पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का काम क्या है? पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करना जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद जो फूड है, वेरी इंपॉर्टेंट, फूड को कौन कैप्चर करता है? बाइलोब्ड टंग। इनकी टंग कैसी होती है भाइयों? बाइलोब्ड होती है, उसमें 2 लोब्स होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपको ये ऑलरेडी पता है कि जब खाना स्टमक से पास करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? काइम। पढ़ा होगा यार किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अरे जैसे माउथ से जब खाना पास करता है ना, कहाँ से पास करता है? माउथ से, तो उसको हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ठीक है, तो सिमिलर वे में यही सेम खाना जब स्टमक से पास करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? काइम कह देते हैं। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन डिओडेनम, पता होगा आपको, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम पढ़ रखा है। ठीक है, उसके बाद फाइनल डाइजेशन जो है, फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए जैसे हमारे केस में है विलाय, माइक्रोविलाय, इनके पास भी प्रेजेंट होते हैं। और फाइनली जो वेस्ट है वो रेक्टम में आ जाता है। रेक्टम से मैंने आपको बताया कि वो कहाँ जाएगा? क्लोएका में जाएगा, उस कॉमन चैम्बर में। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 अलग अलग मेथड्स हैं। देखो, अगर वाटर में है तो वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन इज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ध्यान दो कि जब वो पानी में होता है, जब फ्रॉग पानी में होता है तो एक्चुअली वो रेस्पायर किससे करता है? स्किन से करता है। एंड रेस्पिरेशन थ्रू स्किन को हम क्या कहते हैं? क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन। ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर, इट इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। क्लियर हो गया? उसके बाद जब ये लैंड पे होते हैं तो इट इज़ एक्चुअली द बक्कल कैविटी, द स्किन एंड द लंग्स। ठीक है, तो ये बक्कल कैविटी का, स्किन का, लंग्स का, तीनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू बेसिकली डू द गैशियस एक्सचेंज। तो बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स। और लंग से जो रेस्पिरेशन हो उसको हम क्या कहते हैं? सबने पढ़ रखा है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, हमारे केस में भी। ठीक है, थोड़ा सा ये लंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। लंग्स यहाँ पे कैसे हैं? लंग बेसिकली पिंक कलर्ड हैं, थोड़े से इलोंगेटेड हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो अपर ट्रंक रीजन में लोकेटेड रहते हैं। ठीक है जी, अपर ट्रंक रीजन में लोकेटेड। अब देखो इसकी बात हुई है तो थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो, ये आपके लंग्स हैं, देखो पिंक कलर के हैं, अपर ट्रंक रीजन में ये लोकेटेड है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो ईजी हैं। ये गॉल ब्लैडर है, ईसोफेगस, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर। थोड़ा सा ध्यान देना, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये ऊपरली तरफ है किसके? रेक्टम के। यहाँ पीछे जो रेक्टम है, ये रेक्टम के क्या है? ऊपरली तरफ है, ऊपरली तरफ। ठीक है, और एक क्लोएका है नीचे। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये समर स्लीप, एस्टाइवेशन या फिर विंटर स्लीप, हाइबरनेशन करते हैं, तो उस टाइम कैसे गैशियस एक्सचेंज करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन के थ्रू गैशियस एक्सचेंज करते हैं। इतना समझ आ गया? ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ रहा है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो, हम इनके वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स है मतलब यहाँ पर एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ब्लड वेसल्स में खून फ्लो करने वाला है। मानते हो? ओके, तो यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम भी है, बट अभी हम इनकी बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वैस्कुलर सिस्टम में हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड है। ठीक है जी, और जो लिम्फेटिक सिस्टम होगा उसमें लिम्फ होगा, लिम्फ चैनल्स होंगे और लिम्फ नोड्स होंगे, जैसा हमारे केस में भी है, लगभग सेम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका हार्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया होता है एंड 1 वेंट्रिकल होता है। ऐसा जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, 2 ऑरिकल्स एंड 1 सिंगल वेंट्रिकल। क्लियर हो गया? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, यहाँ जो हार्ट है जैसे हमारे केस में है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड से, यहाँ पर भी सेम ही है, पेरिकार्डियम। सेम हो गया? ठीक है, यहाँ साइनस वेनोसस नाम का एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है, साइनस वेनोसस नाम का एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है पहले, ठीक है, और उसको ऑरिकल्स को सौंप देना है, दैट्स इट। सुनो,
साइनस वेनोसस, जो ये है यहाँ पे साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन से लेना है और ऑरिकल को सप्लाई करना है, दैट्स इट। समझ आ गई बात? ठीक है जी, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस का काम है वेंट्रिकल से अच्छा ब्लड लेना है और उसको आर्टरीज को सप्लाई कर देना है। कोनस आर्टरियोसस का नाम क्या है, काम क्या है? बेसिकली वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना है और आर्टरी को सप्लाई कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको चीजें और आसान कर देता हूं। टर्मिनोलॉजी देखो, साइनस वीनोसस मतलब वेन से ब्लड लेगा, कोनस आर्टरियोसस मतलब आर्टरी को ब्लड देगा। क्लियर होगी चीजें? ये दो एडिशनल चैम्बर्स इनके पास है। उसके पास है कि एक स्पेशल वीनस कनेक्शन एग्जिस्ट करता है लिवर और इंटेस्टाइन के बीच, ठीक है, और किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच। ठीक है, अब देखो लिवर और किडनी के बीच जो एक कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और किडनी और लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी के बीच जो एक यूनिक कनेक्शन ब्लड वेसल्स का एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? द रीनल पोर्टल सिस्टम। क्लियर हो गया? बहुत यूनिक चीज़ आ रही है कि इनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्योंकि हमारे तो ई न्यूक्लिएटेड है, हमारे वालों में न्यूक्लियस नहीं होता, बट इनके आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हाँ, हीमोग्लोबिन यहाँ पे कैरिंग पिगमेंट रहेगा। ठीक है, और जो लिम्फ है वो तो सबको पता है कि लिम्फ में एक्चुअली थोड़े से प्रोटीन्स और आरबीसीज होते हैं, क्योंकि लिम्फ जनरली इट इज़ डिवाइड ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज होते ही नहीं है या बहुत कम अमाउंट में होते हैं लिम्फ में। ठीक है जी, ओके। अब हम आगे चलें, आगे हम बात करने वाले हैं किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे ही होंगे, ठीक है, और यहाँ पे किडनीज होंगी, यूरेटर्स होंगे, क्लोएका होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा किडनीज की लोकेशन की बात की है कि ये थोड़े लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वेंट्रल कॉलम। इसका मतलब है लिटिल पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर का मतलब है लोअर साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे अगर ये कोई बॉडी होगी तो बॉडी में निचली तरफ को होंगे और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होंगे। ठीक है जी, ईच किडनी में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे मैलफिजियन ट्यूब्यूल नहीं है, यहाँ क्या है? नेफ्रॉन्स हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है जी, ओके। तो आपको पता है यूरेटर्स हैं वो किडनी से हमेशा इमर्ज होते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट का मतलब क्या है? कि क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यूरिन भी यही ट्रांसफ़र करेंगे और स्पर्म्स, यहाँ पे सिर्फ एक्चुअली मेल्स की बात हो रही है, स्पर्म्स भी यही ट्रांसफ़र करेंगे। तो इट इज़ अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिन और स्पर्म्स दोनों एक ही डक्ट से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद वो कहाँ खुलता है? अगेन मैंने आपको बताया था क्लोएका में खुलेगा। फीमेल्स के केस में यूरेटर्स एंड ओविडक्ट दे ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। वेरी इंपॉर्टेंट कि फीमेल्स के केस में यूरेटर्स और ओविडक्ट जो हैं वो सेपरेटली खुलते हैं। क्लियर होगी बात? ओके, ये ध्यान देना। तो आपका एक चीज़ और कि इनका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो काफ़ी थिन वॉल्ड रहता है, ठीक है, एंड इट इज़ वेंट्रल टू द रेक्टम। मतलब जैसे मैंने आपको डायग्राम में भी पीछे बताया था कि ये आपका क्या कहते हैं, अगर रेक्टम है, ठीक है, तो उसके ऊपरली तरफ लोकेटेड होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो जैसे मैं आपको चाहे डायग्राम में क्यों ना दिखा दूँ, दैट वुड बी मोर ईजियर। तो थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा हमारे को। लेट इट बी, लेट्स गो। ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर, इट इज़ बेसिकली ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द रेक्टम। ये आपका रेक्टम है, इसके ऊपरली तरफ यूरिनरी ब्लैडर सिचुएटेड है। तो अब हम आ जाते हैं वापस डाउन 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 डाउन, कुछ ज़्यादा डाउन आ गए, थोड़ा सा अप अप अप। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि ये कैसे होते हैं, दे आर यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या रहने वाला है? यूरिया रहने वाला है। हमने कॉकरोच की बात की थी तो वो यूरिकोटेलिक थे, यूरिक एसिड, बट ये क्या है? यूरियोटेलिक है, मतलब यूरिया। ठीक है जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इट इज़ हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग। कि फ्रॉग्स के केस में, ये मैंने एक बार गलत किया था क्वेश्चन, मतलब आया था कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ध्यान देना कि फ्रॉग्स के केस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाईली इवॉल्व्ड है। इनके पास न्यूरल सिस्टम तो है ही, साथ में एंडोक्राइन सिस्टम भी है।
ठीक है, ऐसा मत सोचना कि फ्रॉग में नहीं होता, नहीं होते हैं, न्यूरल सिस्टम भी है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं, सारे रटने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही है जैसे हमारे होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पीनियल बॉडी है, पैनक्रियाटिक इसलेट्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, गोनैड्स हैं। ये सभी के सभी ग्लैंड्स की बात आप लास्ट चैप्टर में इस बुक के करोगे, ठीक है, क्लास 11 का लास्ट चैप्टर है ये, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम से, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो चलो बस आपको अभी नाम ध्यान रखने हैं कि ये सारे ग्लैंड्स होते हैं। आई नो इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें रटने के लिए, बट ट्रस्ट मी, आप मोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखो, 2-4 बार रीड करो, जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे थिंग्स आर गोइंग टू गेट मच ईजियर फॉर यू। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। उसके बाद अगर हम देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम पर यहाँ 2 चीज़ें पकड़ा दी, क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 चीज़ें तो हमारे पास भी हैं पर हम यूज नहीं करते ना, ये करते हैं यूज़ फ़र्क है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, क्रेनियल है और स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सेम है जैसा हमारा होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब रटने की ज़रूरत नहीं है, रहता है याद तो कर लो याद कि यहाँ पे 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स रहती हैं। ब्रेन बॉक्स जैसा हमारे होता है, क्रेनियम का बना होता है, ठीक है। और जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में देखो यार ऐसा है, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड 4-5 बार इस चीज़ को रीड कर लोगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा कि फोर ब्रेन में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स आते हैं, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आते हैं और अनपेयर्ड डायंसेफेलॉन आता है, ठीक है जी। मिड ब्रेन में क्या आता है, सिर्फ ऑप्टिक लोब्स। हाइंड ब्रेन में क्या आता है, सेरेबेलम, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि ये हमारा भी सेम है। मेडुला ऑब्लोंगेटा passes out through the foramen magnum and opens into the spinal cord, ठीक है। एक्चुअली फोरामेन मैग्नम क्या होता है, वो ब्रेन में ऐसा छेद, ठीक है, जिससे एक डक्ट निकलती है और वो ब्रेन से सीधा स्पाइनल कॉर्ड को जाती है, उसको हम कहते हैं क्या, फोरामेन मैग्नम, ठीक है। एक ऐसा छेद, एक ऐसा स्पेस जिसके थ्रू जो क्या कहते हैं न्यूरल टिश्यू है वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है, ठीक है जी, उसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, सेंसरी सिस्टम की। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के सेंस ऑर्गन्स हो सकते हैं, जैसे टच के लिए इनके पास पेपिले होते हैं, टेस्ट के लिए इनके पास टेस्ट बड होते हैं, स्मेल के लिए इनके पास नेजल एपिथेलियम होता है, विजन के लिए इनके पास इनके नेत्र, इनकी आँखें होती हैं, कातिल आँखें, ठीक है। हियरिंग के लिए इनके पास एक्सटर्नल ईयर, जैसे हमारा पिन्ना है ना, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, ठीक है। टिम्पैनम होता है जो एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंटरनल ईयर तो है ही। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, कि इनकी जो आईज है, आईज और इंटरनल ईयर, यही ऐसे हैं 2 जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। बाकी तो सिर्फ ऐसा है कि सेल्स एक साथ आए हुए और नर्व्स वहाँ पे, बाकी नहीं है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स कौन है, सिर्फ आईज और इंटरनल ईयर्स, बाकी सारे तो सेलुलर एग्रीगेशन से खाली। क्लियर हो गया। ओके, अब देखो जैसे हमने कॉकरोच की बात की थी, कॉकरोच की होती थी 2000 टोमेटिडिया कंपाउंड आइज, इनकी आइज कैसी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल आइज, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर मैंने बताया कि वो एब्सेंट होता है, उसी की जगह तो क्या है, टिम्पैनम है, ठीक है जी। और वेरी इंपॉर्टेंट, टिम्पैनम एक्चुअली बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। आपको पता है कि जैसे हमारे ईयर्स हैं, तो ईयर्स बॉडी को बैलेंस बनाने में भी तो हेल्प करते हैं ना, तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे टिम्पैनम इज एक्चुअली द बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम ऑर्गन। क्लियर हो गया। ओके, सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो पहले हम मेल्स की बात कर लेते हैं। तो कॉकरोच के कंपैरिजन में ये काफ़ी सिंप्लीफाइड है यहाँ पे। तो मेल्स में येलो ओवाइड टेस्टिस बेसिकली होते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली कहाँ होते हैं, दे आर जॉइंट टू द अपर पोर्शन ऑफ द किडनीज। अगर आप देखो तो आपकी जो किडनीज होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं किडनीज, थोड़ा सा डायग्राम को रेफर कर देते हैं। जो किडनीज होती हैं, किडनीज के ऊपर वाले हिस्से में ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, किडनीज के ऊपर वाले हिस्से में टेस्टिस जुड़े हैं, येलो ओवाइड टेस्टिस, ठीक है। और कैसे जुड़े हैं, विद अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्चियम। मतलब ये जो टेस्टिस हैं ये किडनी से एक टिश्यू की हेल्प से जुड़े हैं। इस टिश्यू का नाम क्या है, मेसोर्चियम। इस टिश्यू का नाम क्या है, मेसोर्चियम, ठीक है। सो द टेस्टिस आर एक्चुअली जॉइंट टू द किडनी यूजिंग अ टिश्यू कॉल्ड मेसोर्चियम। ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम उसके बाद आगे हम बात करें वैस एफरेंशिया, दे आर 10 to 12 इन नंबर एंड दे अराइज फ्रॉम द टेस्टिस, ठीक है। अभी मैं एक साथ बताऊंगा सारी चीज़ें। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये किडनी में घुसेंगे,
ठीक है, एंड दे ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल, ठीक है, which further is going to join itself to the urinogenital duct that opens finally into the cloaca. देखो डायग्राम पे आओ, डायग्राम पे समझना है चीज़ों को, सारा रटना ही नहीं है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि एक मैं खुद का डायग्राम ही क्यों ना बना लूँ। देखो लेट अस से ये टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस से क्या होगा 10 to 15 क्या निकलेंगी, वैस एफरेंशिया। ये क्या है, वैस एफरेंशिया निकल गई, ठीक है। अब ये वैस एफरेंशिया क्या करते हैं, ध्यान दो, टेस्टिस से एक कैनाल जुड़ेगी, ठीक है, और वो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी किडनीज में, किडनी में गई, ठीक है, किडनी में गई। किडनी में उसने एक कैनाल बनाई हुई है, उसका नाम क्या है, बिडर्स कैनाल। ये आपको पता होना चाहिए, कौन सी कैनाल है, बिडर कैनाल। और ये बिडर कैनाल जब बाहर आती है तो ये यूरेटर में जुड़ जाएगी, किस में जुड़ जाएगी, यूरेटर में, यूरिनोजेनिटल डक्ट बननी है ना, यूरेटर में, राइट। और फिर ये उसी ट्रैक से बाहर कहाँ जाएगा, क्लोएका में। क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हो कि बेसिकली कहीं ना कहीं जो टेस्टिस हैं, कहीं ना कहीं टेस्टिस जो हैं उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन किडनी से है, मतलब वो किडनी के थ्रू चीज़ें आ रही हैं। मेल्स के केस में जो चीज़ है वो किडनी के थ्रू आ रही है, राइट। टेस्टिस से चीज़ें किडनी के थ्रू आ रही हैं, तो ये ध्यान में रखना है। क्लियर। फिर यहाँ थोड़ा सा उन्होंने क्लोएका को डिस्क्राइब किया है कि क्लोएका एक ऐसा चैम्बर है जहाँ से फीकल मैटर यानी डाइजेस्टिव वेस्ट, यूरिन और स्पर्म्स को बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्लियर होगी बात, ये पहले ही बता चुका हूँ आपको। फीमेल्स की बात करते हैं। फीमेल्स के केस में देयर इज एक्चुअली अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये एक्चुअली ओवरी है, ये वाले ब्लैक ब्लैक पोर्शंस, ठीक है। और दे आर लोकेटेड नियर द किडनीज बट देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीमेल्स के केस में ध्यान रखना, फीमेल्स के केस में जो ओवरी और किडनी है उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं। फीमेल्स के केस में किडनीज और ओवरीज के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। मेल्स के केस में कनेक्शन है, चीज़ें वैस एफरेंशिया से किडनी में जाती हैं बिडर कैनाल और उसके बाद बाहर आ जाती हैं एक ही यूरिनोजेनिटल डक्ट के थ्रू। बट फीमेल्स के केस में देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द ओवरीज एंड किडनीज, कीप दैट थिंग इन योर माइंड, ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। आगे चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एट ए टाइम बेसिकली 2500 to 3000 ओवा ये रिलीज़ करते हैं फीमेल्स, ठीक है। तो फ्रॉग का किसको नहीं पता है, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है वो बॉडी के बाहर होगा, पानी में होता है, ठीक है जी। और लार्वल स्टेज देखी जाती है, पता है आपको कि पहले टेडपोल होगा, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा टेडपोल, और वो बेसिकली क्या करेगा, वो बाद में फ्रॉग बना देगा। तो आपको पता है इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब हुआ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कि बेसिकली वो टैडपोल से खुद को मॉडिफाई कर देगा और क्या बन जाएगा, फ्रॉग बन जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉकरोच का तो कोई फायदा नहीं था, बट फ्रॉग के फायदे क्या है, फ्रॉग एक्चुअली इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो एज अ रिजल्ट ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे हैं, हमारी फूड चेन और फूड वेब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और कुछ देश जैसे चाइना जहाँ पे लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है और एथिक्स बिल्कुल मर चुके हैं, वहाँ पर इन फ्रॉग्स की जो मस्कुलर लेग्स हैं उसको हम एज फूड यूज़ करते हैं, खा लेते हैं उनको हम पका के तल के, ठीक है, समझ रहे हो, ओके। तो इसके अलावा आई थिंक दैट्स डन, ठीक है। एक चीज़ और ज़रा आपको बता दूं, ये एक्चुअली जब मैं टेस्ट सीरीज़ में था तो उस टाइम ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। एक्चुअली ये है समरी से, तो ये कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द कॉकरोच, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कॉकरोच, राइट। तो कॉकरोच के लिए दे आर सेइंग कि फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, एंड फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 oothecae bearing the developing embryos after rupturing of a single oothecae 16 young ones called nymphs come out। मतलब कि जब एक ऊथिका अराइज होता है तो कितने यंग वंस आते हैं, 16।
एक ऊथिका से 16 यंग वंस अराइज होते हैं। बस ऐसे ही थोड़ा सा आप इसको रीड करके जाओ, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए पॉइंट, क्योंकि देखो यार मैंने गलती की है तो मेरी मतलब मेरा बनता है, मेरा ये काम बनता है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, सो दैट आप वो गलतियाँ रिपीट ना करो। तो मेरे से ये टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन पूछा था तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे देखा जाए तो नीट में जनरली समरी से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो इतना बता दिया कि एक ऊथिका से 16 यंग वंस निकलते हैं और कॉकरोचेस में फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप हमने इस चैप्टर को पूरा कवर कर दिया 0 to 100। ठीक है, मिनिमम टाइम में किया है। ठीक है, इसके बाद आप आराम से एनसीईआरटी को एक दो बार रीड करो एंड यू आर डन विद द चैप्टर। छोटी छोटी डिटेल जो मैंने आपको बताई हैं उनको 2-4 बार रीड करोगे, दैट्स इनफ, क्योंकि ओवर द टाइम जब आप चीज़ों को रिवाइज करोगे वो आपको खुद याद रह जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।